तो यार कहानी की शुरुआत होते में लिटरली में धुआंधार बारिश को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की थी जो कि कहीं तो चले जा रही थी। तभी कोई तो आवाज लगाता है कि हेलो बिग सिस्टर, जिसकी बातों सुनकर ये लड़की भी पीछे मुड़ती है। और हाँ, ये जो आवाज थी ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये बोले कि गाड़ी के अंदर से आ रही थी। बोला जाता है कि सुनो ना, क्या तुम भी वेंडो सेट के ट्रायल में हिस्सा लेने जा रही हो क्या? अगर जा ही रही हो तो एक काम करो, अंदर बैठ जाओ, पानी में भीगने से तो अच्छा ही है ना, वैसे भी हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं। और ये सुनकर वो लड़की भी फाइनली दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाती है, बोलती है कि तुम दोनों का थैंक यू, और हाँ मेरा नाम युंजी है। और ये देखो, ये दोनों के दोनों जो कि मुस्कुराते उस लड़की को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। बंदा बोलता है कि मेरा नाम मेंगजिंग है, और हाँ थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी तो हम लोग एक ही दिशा में जा रहे थे ना, तो सोचा क्यों ना आपको बैठा लूं। समझ गई ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और ये देखो, ये जो बंदा नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि ये बोलेगा अपना ट्रांसमाइग्रेटर मेन कैरेक्टर है। बोला जाता है कि मेरा नाम लुयांग है, और हाँ मुझे थैंक्स बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन मैं भी इस आदमी से लिफ्ट ही ले रहा हूँ। ये बोल दे यार यार ये तुम क्या बोल रहे हो, अब हम लोग दोस्त है समझा, ये सब बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि हमारे किस्मती था एक दूसरे के साथ मिलना? और तुम्हें पता है? नहीं पता होगा तो चलो बता ही देता हूँ। ये जो विंडो सेक्ट है ना, ये वन ऑफ द 5 ग्रेट इमोर्टल सेक्टों में से एक आता है, और जब भी डिसेबल की भर्ती की बात आती है तब ये पूरा का पूरा सेक्ट स्ट्रिक्ट हो जाता है। पहला ये कि सेक्ट के ट्रायल में भाग लेने के लिए कम से कम तुम्हारी उम्र 16 का होना चाहिए। दूसरा, स्पिरिचुअल रूट जरूर होना चाहिए, लेकिन हाँ बेकार वाला नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ट्रायल में कम से कम 2 स्टेजेस तो होते हैं जिसको पार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेज कहलाता है डिसीजन मेकिंग, कि मान लो कि एक उड़ता हुआ तलवार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जो कि 5 लोगों को लगने वाला है, और वहीं पर दूसरी ओर एक और बंदा होता है। तो फिर बताओ तुम क्या करोगे? उस तलवार को उन 5 पर लगने दोगे, या फिर जिधर एक बंदा है उसकी ओर डाइवर्ट कर दोगे? किसको बचाओगे, 5 को या फिर एक को? दूसरा चरण इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा का परीक्षण करना, कि चलो बताओ इस दुनिया में सबसे हैंडसम बंदा कौन है? मैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? अरे बिल्कुल मैं ही हूँगा। जाने की समझे, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई हुई तो तुम पास हो जाओगे, और अगर नहीं हुई ना तो समझो तुम फेल। और थर्ड स्टेज भी बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता यानी कि होनेस्टी से। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले को पास करना लिटरली में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर बाकी के दोनों के दोनों ट्रायल का क्या, इसको तो हम लोग बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। उसके बाद देखना, विंडो सेट का डिसेबल बनने समय कोई भी नहीं रोक सकता। तो बताओ ट्रायल में क्या होने वाला, ये चीज तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना? और भी कोई सवाल है क्या दिमाग में? अगर है तो पूछ लो। और ये सुनकर ये दोनों दोनों राजी हो जाते हैं, जहाँ पर अपने एमसी भी चिल्लाते हुए बोलते कि हाँ मैं अरे यार मैं पूछूंगा, सबसे पहले मैं पूछूंगा। बंदा बोलते कि नहीं तुम नहीं, सबसे पहले लड़की पूछेगी क्योंकि लड़की फर्स्ट। और वही होता है, वो पूछती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जहाँ तक मुझे पता है ये सारे के सारे ट्रायल्स के बारे में गुप्त रखा जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है। पर कैसे? वो बताता है कि कैसे। अरे मैडम बात बहुत ही सिंपल सी है, सुनो उस सेट के कैलेंडर को मैंने खरीद लिया, और हाँ अब जबकि इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया कि एक्चुअली में ट्रायल में होने क्या वाला है, तो प्लीज और भी ज्यादा बंदों को इसके बारे में मत बताना, ओके? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि 1 मिनट, एक बात बताओ, ये चीटिंग नहीं कर गया क्या? जरा सोचो, हम लोग विंडो सेट से ज्यादा दूर नहीं है। मान लो कि अगर कोई पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ से गुजर रहा हो और उसने हमारी बातों को सुन लिया होगा, तब क्या होगा? और तभी अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलते कि घंटा घंटा, साला मैंने इसके बारे में तो पूछा भी नहीं था तुमसे, पर तुमने मुझे बता दिया। जरा सोचो अगर मैं उस ट्रायल में भागे नहीं ले पाए तब क्या होगा? और ये सब ये खिड़की को खोलकर बोल रहा था, जहाँ पर बात कर एक बंदे की जो कि लिटरली में पेड़ों के ऊपर खड़ा था, वो भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अब बातें हैं अंदर की ओर, जहाँ पर ये बंदा भी अपने एमसी के मुंह को दबाते हुए बोलते कि अब यार चुप रहा यार, चुप रहा, कम से कम दरवाजे को खोल कर तो मत चिल्ला। तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन मेरा जो ये गाड़ी है ना, ये कोई ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं है। एमसी बोलते कि है ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं है, पर कैसे? बताता है कि देखो, पहला बात तो ये कि इसको अंदर से तो बाहर देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, इतनी देर से हम लोग इस गाड़ी पे सफर कर रहे हैं ना, तो चलो बताओ क्या तुम्हें इस गाड़ी को थोड़ा सा भी उछलते हुए महसूस हुआ? नहीं ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गाड़ी में एब्जॉर्बर लगा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना, इस गाड़ी के अंदर में होने वाले हलचल को बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता। और रही बात गाड़ी खींचने वाली घोड़ों की, तो हाँ वो तो साला अलग ही नस्ल का घोड़ा है। एमसी बोलेगी माय गॉड, माँ कसम मैं तो साला खामोका ही टेंशन ले रहा था। गुड, हाँ बात तो सही है कि तुम खामोका ही टेंशन ले रहे थे, लेकिन बताओ अब जबकि मैंने तुम्हें ये बता दिया है तो अब तो तुम टेंशन में नहीं हो ना? क्या को टेंशन? अजी घंटा भाई, ए सुनो ना, कि तुम्हें स्टाइल के बारे में और भी कुछ डिटेल पता है क्या? हाँ अगर सच में पता है तो प्लीज बता दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना प्लीज बता दो। और अगर नहीं तो कम से कम इतना तो बता दो कि पास होने की गारंटी हो जाए मुझे। इधर अगर बात करें इन दोनों की, तो दोनों भी अपने एमसी की बातों सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज थे और मन ही मन सोचे जा रहे थे कि बाप रे ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा अजीब है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये तीनों के तीनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। बंदा बोलता है कि पहुंच गए रे। मेन कैरेक्टर क्या? अरे वो देखो आसमान में तो अभी जस्ट बारिश हो रही थी ना, अचानक से वो रुक गई। बंदा भी लाइक भाई क्या तुम्हें नहीं पता? ये सारा का सारा कमाल किसी और का नहीं बल्कि ये बोलिक सेट के प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरिया का कमाल है। और साला ये देखो, अरे यार इसका गेटवे तो हमारे मेन फैमिली के गेटवे से भी लिटरली में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गुड, जहां तक मुझे अच्छे से याद है कि इस दुनिया में कम से कम ट्रांसमाइग्रेट हुए मुझे 10 साल तो हो ही गए होंगे ना, और इतना दिन होने के बाद आज अगर मुझे एक रियल कल्टीवेटर देखने का मौका मिला। और तभी अचानक से रोते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था, लेकिन यार क्या होगा अगर मेरा स्पिरिचुअल रूट माँ का भोसड़ा आग निकल जाए तो? बंदा बोल
बोलता है कि ब्रदर लू उधर देखो यार, उन कल्टीवेटर को देखो, वो जो दिखाई दे रहे ना वो सारे सारे विंडो सेट के कोर डिसाइपल्स है। आई मीन ये बोले उन सभी के सभी डिसाइपलों के पास अपना खुद का एक पर्सनल सा एल्डर भी होता है। जरा सोचो इनमें से वो बंदा कौन होगा जो आगे चलकर फ्यूचर में हमारा सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर भी लगेगा। हाँ? और शायद ये लगता है कि वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। जब होस्ट यहाँ पर आ जाएगा ना तब हो सकता है कि इस फ्यूचर रूट का टेस्टिंग स्टार्ट हो जाए। पर यार अगर मैं सच बोलूं ना तो इन लोगों का ऑरा फील कर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। क्या तुम्हें नहीं हो रही है क्या? हाँ हो रही है ना, माँ कसम अगर मैं सच बोलूं ना तो मैं भी बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। और तभी अचानक से पीछे पड़ते हुए बोलता है कि मिस यून जी आपका क्या आपको नर्वसनेस फील नहीं हो रही है? तभी कहानी में ट्विस्ट, अचानक से वहाँ पर फूलों का बहुत ही बड़ा कुछ तो प्रकट होता है और लिटरली में अपनी जो लड़की थी ना उस फूल पर बैठकर उड़ जाती है। और ये सारा का सारा कांड देखकर सच्ची में यार इन दोनों की भी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। एमसी बोल दे कि भाई ये क्या बकचोदी है बे? आखिरी लड़के उड़ने कैसे लगे? कहीं ये लड़के कोई कल्टीवेटर तो नहीं है ना? दूसरा बोल दे कि नहीं पता भाई, माँ का सब मैं भी तो तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ। और अब जाकर पता चलता है कि लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि ये बोले कि वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर था ना वो सारे सारे कल्टीवेटर इस लड़के के सामने ग्रीट करते हुए इसको फुल टू इज्जत दिए जा रहे थे। लड़की बोलती है कि तुम सभी का थैंक यू मेरा वेट करने के लिए, और बताया जाता है कि मैं हूँ वेंडो साइड का सबसे बड़ी वाली सीनियर सिस्टर और हाँ इस ट्रायल का होस्ट भी। सुनो सब लोग, द ट्रायल्स ऑफिशियली बिगिन। और ये बोलकर नीचे में जितने भी डिसाइपल थे ना वो सारे सारे डिसाइपलों को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। और जैसा ही पता चलता है कि लड़की कौन है और सेक्ट में इसका अथॉरिटी क्या है, ये जाने के बाद तो इन दोनों के भी पूरी की पूरी तरीके से सड़के पड़े थे और साला पूरा का पूरा चौका भी पड़ा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब यार तेरी माँ का एक बात बता, आगे तो नहीं ये किस कमीनी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था? ये तो साली पूरी की पूरी सेट की सबसे बड़ी वाली एल्डर सिस्टर निकली। जरा सोचो हमने इसके ही सामने इसके पूरे के पूरे सेट की पोल खोल दी और अबे अब याद आया तूने क्या बोला था, तूने इसके सामने क्या बोला था कि तूने इसके एक एल्डर को खरीद लिया है, वो भी पूरा। अब देखना अब हम लोग पक्का फंसेंगे, माँ का सब पक्का फंसेंगे, ये हमें ट्रायल नहीं देने देगी। और ये सारी सारी गलती किसकी है? सिर्फ तुम्हारी। तभी बोलता कि भाई क्या बोल रहे हो तुम? अगर सच में इन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया ना तो चिंता मत करना, हम लोग इसको मोटिवेशन के तौर पे लेंगे, समझे? हम मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बल्कि ये बोले सिर्फ भर भोकी मेहनत करेंगे और हम अपने आप को ऐसा बना डालेंगे कि पांचों को पांचों नंबर 1 सेक्ट वाले हमें लेने के लिए, हमें अपने सेक्ट में लेने के लिए हमारे पैरों के नीचे गिर जाएंगे, समझे? उसके बाद देखना हमारी फैन फॉलोइंग स्टोरी बुक भी लिखी जाएगी हमारे पर। मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन ऐसा लगता है कि मिस सुंजी हम पर झूठा आरोप नहीं लगाने वाली है। देखो जरा गौर से देखो। हाँ बात सही है तुम्हारी, लगता तो मुझे भी है, लेकिन ये बता तुम्हें और क्या लगता है? क्या लगता है? वो भी मुझे। और ये बोलकर लिटरली मेरा अपना जो एमसे था ना यूंजी को बहुत ही गौर से देखने लगता है। कल्टीवेटर बोलता है कि ठीक है, अब जबकि मिस यूंजी बोल चुकी है तो क्या हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वैसे भी ये मेरे पूरे जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा वाला अवसर हो सकता है। दूसरा बोलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि गड़बड़ हो गया? नहीं रे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी माँ का डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। हम इंतजार किसका कर रहे हैं? चलो फटाक से लाइन पे लगते हैं। एमसी बोलता है कि हाँ चलो लाइन पे लगते हैं। और हाँ ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली लाइन पे लग जाते हैं। कोई तो बोलता है कि मेटल, वाटर, फायर। नाइस यार, तुम्हारे पास तो 3 स्पिरिचुअल रूट है, तुम पास हुए। अब अगला 1 मिनट, तुम्हारा तो 18 साल हो गया ना, तुम फेल हुए। और अब जाकर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सबके पास को चेक करते हुए बताया जा रहा था कि कौन सा स्पिरिचुअल रूट है और कौन सा नहीं। और रही बात इस बंदे की तो इसका नाम है दाई बुफान। बोलता है कि हाँ नाइस, तुम्हारे पास भी 2 स्पिरिचुअल रूट है, यानी कि तुम भी पास हुए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि तुम्हारा फाउंडेशन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, समझे? पर चिंता मत करो, जैसे ही तुम एक्सपर्ट से मिलोगे ना तुम्हारा फाउंडेशन ठीक कर दिया जाएगा। बंदा बोलता है क्या सच्ची में? मेरे पल्स को देखा तुम सच्ची में इतना कुछ बता सकते हो? तो फिर ठीक है, ये बताइए आखिर वो एक्सपर्ट है कौन और मुझे मिलेगा कहाँ पर? है मिलेगा कहाँ? पागल हो गए हो क्या? वो एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मैं ही हूँ। तभी कोई तो बंदा था, आई मीन ये बोले कि उन्हीं कल्टीवेटरों में से एक, जो कि इसके सामने ग्रीट करते हुए बोलते कि नाइस सीनियर ब्रदर नाइस। और हाँ कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा कल्टीवेशन और भी ज्यादा एडवांस होने के लिए। मतलब सोचो तो यार, कल्टीवेशन का स्पेशल रूट बताना एक हद तक ठीक है, लेकिन ये बताना कि कौन सा बीमारी है ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। अब बात है इसके बारे में। एक मोंक था, सीनियर बोलता कि तेरी माँ का मितवा, पहले ये बता आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जहाँ तक मुझे पता है कि तू जुआंगकोंग टेम्पल का एक मोंक है ना? क्या सच्चे में तुम्हारे टेम्पल वाले मान गए कि तुम दूसरे सेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो? भाई ये जुआंगकोंग टेम्पल कौन सी चीज है? जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है तो मैं सिर्फ ग्रेट इमोर्टल सेक्टर के बारे में जानता हूँ, जो कि सिर्फ 5 ही है ना। वो बताता है कि गुड क्वेश्चन, जुआंगकोंग टेम्पल ना, एक बात बता देता हूँ, ये जो जुआंगकोंग टेम्पल है इसमें सिर्फ कुछ ही बंदे हैं। और यहाँ तक कि जब ये टेम्पल अपने पीक पर थे तभी इसमें सिर्फ 10 ही बंदे थे। सीन चेंज होता है सीनियर की ओर, जहाँ पर इस बार किसी का पल्स चेक करते हुए फिर से बोलता है कि क्या एंशिएंट बारबेरियन ब्लड लाइन। गुड, सच्चे में बहुत ही दिनों बाद देखने को मिला, तो इसका मतलब समझ गए ना, तुम भी पास हुए, अब जाओ यहाँ से। और ये देखकर आई मीन ये बोले कि इस लोंडे का शकल देखकर अपने एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाता है कि ब्रो क्या सच में इस बंदे की उम्र 16 साल है? ये तो साला बुढ़ा लगता है। वो बोलता है कि बुढ़ा नहीं है ब्रो, ये लोग साला एंशिएंट बारबेरियन है ना, इन लोगों का खून ही ऐसा है। तभी दिखाया जाता है कि जो बंदा था वो सारे लोगों के स्पेशल रूट चेक करते करते थक गया था और वो बात से लिए जा रहा था कि नेक्स्ट अगला कौन है, चलो जल्दी करो अगला। और जैसे ही किसी का पल्स छूता है ना तो यह भी लिटरली में पूरा का पूरा चौंक जाता है। बोले जा रहा था कि सिंगल है ये, इसकी माँ का सिंगल स्पेशल रूट है इसके पास। और जरा सोचो तो कौन था वो बंदा? अपने एमसी का दोस्त। बोलता है कि हे ये कैसे हो सकता है? मेरे पास सिर्फ सिंगल स्पेशल रूट कैसे हो सकता
बताता है गलत कहा तुमने, फिर से चेक कर। मैं चाहता हूँ तू फिर से चेक कर, समझा। जुनजी बोलते कि सुनो जूनियर बजादार ने तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, ये बात भी सच है कि तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल स्पिरिचुअल रूट है जिसका नाम है प्योर यंग स्पिरिचुअल रूट। बंदा बोलता है यार देखो, प्योर यंग स्पिरिचुअल रूट का मतलब होता है म्यूटेटेड सिंगल एलिमेंट वाला स्पिरिचुअल रूट। अगर सही बोलूं ना तो इसके एक तरफ से फायदे भी है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी। आई मीन मेरे बोलने का मतलब ये है कि लड़कियों से दूर रहा करो, जैसे जैसे डुअल कल्टीवेशन करोगे तुम्हारी शक्ति और भी ज्यादा स्पीड से कम होगी। पर हाँ चिंता मत करो, तुम पास हुए। और ये सुनकर ये भी समझ आता है और किसी बंदे को धरते हुए रोए जा रहा था कि समझ गया यार, समझ गया। अब समझा कि मेरे परिवार वाले किसी लड़के के सामने मुझे भटकने क्यों नहीं देते थे। जैसे ही उन लोगों ने मेरा स्पिरिचुअल रूट चेक कराया और जैसे उन लोगों को पता चला ना कि मेरा स्पिरिचुअल रूट क्या है, वो लोग लिटरली में हम मेरे बाद दूसरे बच्चे की तैयारी शुरू कर दी। एमसी बोलता कि क्या हुआ ब्रदर मैन का स्पिरिचुअल रूट क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या उसमें? और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ये बताओ वो रो क्यों रहा है। लड़की बताती है सुनो यहाँ पर टैलेंट को उस नाम से पुकारा जाता है जिस नाम को ऑलरेडी किसी बंदे ने पा लिया, समझे। अच्छा इसीलिए आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को चेक करने के बाद अलग अलग नाम लिए जा रहे थे, क्यों? मैंने सही बोला ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। टाइप बोलता कि बच्चे अपना हाथ आगे लाओ और ये बोलकर उसके हाथों को चेक करने लगता है और जैसा ही चेक करता है तो साला चौंकते हुए फिर से अलग ही नाम लिए जा रहा था कि सोड इनर सोड। गजब, ये तो साला अलग ही लेवल का बंदा। ये सुनकर अपने एमसीबी सीनियर पर भड़क जाता है कि तेरी माँ का नाम बता साले, नाम बता, क्यों आलतू फालतू नाम लिए जा रहा है, कॉमन सा नाम बताना। ठीक है यार ठीक है बताता हूँ, लेकिन कम से कम कान के पास तुम मत चिल्लाया करो। देखो सोड स्पिरिचुअल रूट जो होता है ना वो अनस्टॉपेबल होता है, समझे, जो कि ऑफेंस के लिए कुछ ज्यादा फेयरस है। भाड़ में गया अनस्टॉपेबल वाला स्पिरिचुअल रूट। पहले ये बता कि मैं पास हूँ या फिर नहीं। हाँ पास हो, लेकिन पहले ये तो बता तुम जा कहाँ पर हो। क्या तुम अपने स्पिरिचुअल रूट के बारे में और भी कुछ नहीं सुनना चाहोगे? पर इतना होने के बाद भी अपने एमसी वहां पर नहीं रुकता और गुस्से में वहां से जाने लगता कि घंटा सुनूंगा, साले कमीने कहीं जब देखो तब ये नाम लेता है वो नाम लेता है, क्या नाम लेता है मुझे ही नहीं समझ में आता। सो डांटना साला इसकी माँ का सो। तभी बताया जाता है कि एल्डर सीनियर सिस्टर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा जो एग्जामिनेशन वेन्यू है ना वो बम्बू फॉरेस्ट इल्यूजन में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एग्जाम सबसे अलग है। मतलब ये बोले कि 20 साल में ऐसे एग्जाम कभी भी हुआ ही नहीं। और हाँ इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि सीनियर रिवर स्पिरिट है। जाहिर सी बात है कि टेस्ट ईमानदारी का होगा ना कि लालच का। तभी दिखाया जाता है कि जो बारबेरियन वाला बंदा था ना उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी था और वो कुल्हाड़ी अचानक से पानी में गिरा देता है और जैसे ही वो पानी में गिरता है ना तभी छपाक से बुढ़ा पोज मारते हुए पानी से बाहर आता है, जिसको देखकर ये आदमी तो साला पूरा का पूरा चौंक गया था। बुढ़ा बोल रहा यंग मैन चलो ये बताओ जिस टांगे को तुमने अभी पानी में गिराया था क्या ये वही चांदी वाली टांगी है या फिर ये है माउंटेन क्लिबिंग कुल्हाड़ी या फिर ये बोले कि एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट। बंदा भी लाइक नहीं, ये जो सोने वाली और ये जो स्पिरिट कुल्हाड़ी है ना ये मेरी नहीं है, बल्कि ये बोले कि ये जो चांदी वाली कुल्हाड़ी है ये मेरी है। गुड, ये हुई ना बात, तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। नाइस, तो फिर ये लो सच बोलने का रिवॉर्ड, ये तीनों की तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। सीनियर बताता है कि सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सच में स्टाइल को पार करना है तो तुम्हें कम से कम ईमानदार होना चाहिए और जब तुम खुद को ईमानदार बताओगे तभी तो तुम्हें वो 3 कुल्हाड़ी मिलेगी। वो बारबेरियन वाला बंदा स्टाइल को इसलिए पास कर पाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड है। उसे लिटरली में नहीं पता कि छल क्या होता है, उसे सच्ची में नहीं पता कि धोखा देना क्या होता है, इसलिए वो पास कर गया। लेकिन अगर मैं सच बोलूं ना तो मुझे क्यूरियोसिटी इस बात की, आई मीन ये बोले कि मैं यह देखना चाहता हूँ वो सिंगल स्पिरिचुअल रूट वाला या फिर ये बोले कि वो शॉर्ट स्पिरिचुअल रूट वाला इस टेस्ट को पास कैसे करता है। तभी बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि फिर से तीनों कुल्हाड़ी को निकालते हुए बोलता है कि यंग मैन मैं हूँ रिवर स्पिरिट, तो चलो ये बताओ इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है, ये वाली या फिर ये सोने वाली या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आर्टिफैक्ट वाली। और हाँ ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि ये बोले कि अपने मेन कैरेक्टर से पूछा गया था। बोलता है कि ये अब ये क्या बकचोदी है। बूढ़ा एक बात बता, क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि मेरे कुल्हाड़ी कौन है? और वो सब छोड़, बाकी का जो दोनों कुल्हाड़ी तुमने निकाली है वो तुम्हारी है, ये भी तुम्हें नहीं पता। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी चिढ़ते हुए बोलता है कि नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी मेरी है। अच्छा ये बात है तो फिर ये बता, मान लो कि इनमें से किसी कुल्हाड़ी को मैंने चुन लिया और अचानक से तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई तो, और तुमने बोल दिया कि कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तब तुम्हें फेल हो जाऊंगा ना। बुढ़ा बोलता है कि हो ही नहीं सकता, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया ना कि मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी मेरी है, तो फिर टेंशन की क्या बात है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि माय गॉड, भले ही तू एक चुन लेकिन यहाँ पर ट्रायल को पास करने के लिए कम से कम 3 कुल्हाड़ी चाहिए, तू तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है सबसे पहले मुझे तीनों कुल्हाड़ी दिखाओ तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मेरी कुल्हाड़ी कौन सी है। और ये सुनकर वो जो बुढ़ा था ना वो तीनों कुल्हाड़ी को अपने एमसी को दे देता है, लेकिन मनी मन सोचे जा रहा था कि गजब गजब यार गजब, आजकल के लोंडे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बच्चे तुम कुछ भी चुनो, किसी भी कुल्हाड़ी को चुनो, लेकिन देखना एट द एंड तुम फेल ही हो जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है समझ गया, लेकिन पहले ये बताओ आखिर तुम्हारा सवाल कौन सा था? सवाल कौन सा सवाल? सवाल तो सिंपल था ना, मैंने तो ये पूछा था कि ये बताओ ये चांदी वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है या फिर ये सोने वाली या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आर्टिफैक्ट वाली। जहाँ पर बात कर अपने एमसी की तो वो भी बुढ़े की बातों सुनकर वो तीनों कुल्हाड़ी को फिर से पानी में गिरा देता है और बोलता है कि माय गॉड बुढ़ा देख रहे हो ना, मैंने तो सारी कुल्हाड़ी गिरा दी। अब जबकि तुम्हें याद नहीं कि कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है तो जाहिर सी बात है ये तीनों की तीनों कुल्हाड़ी मेरी है। और ये बोलकर अपना एमसी उस बुढ़े की बोली गई बातों पे उसी को फंसा देता है और लिटरली में सारे कुल्हाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। बुढ़ा चिढ़ा पड़ा था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, अपने एमसी को पास करने का मन नहीं था, लेकिन क्या करे आखिरकार अपने एमसी को पास कर देता है। बोले जा रहा था कि साला
ये कौन था बे जिसने मेरी बातों पर मुझे कुलझा दिया। अब बात है थोड़ी देर बाद अपने एमसी के दोस्त की ओर, और इसका तो साला अलग ही था। लिटरली में कुल्हाड़ी तो छोड़ी दो, ये तो साला खुद ही पानी में गिर जाता है। और ये देखकर बुढ़ा भी पूरा का पूरा कंफ्यूज की है कौन है बे, कुल्हाड़ी तो नहीं लगती, कहीं कोई आदमी ही तो नहीं गिर गया ना। गया सब कुछ बर्बाद। साला ये क्या कर दिया इसने, ये क्या हो गया मेरे साथ। और तभी छपाक से करके पानी बहुत ही तेज उड़ता है। बुढ़ा तो साला ढक ही गया था। तभी हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि बम्बू फॉरेस्ट इल्यूजन का फंडामेंटल रूल ये कहता है कि कोई भी मोटल ऑब्जेक्ट पानी में गिरेगा तो वो अपने साथ 2 वेरिएशंस को लेकर निकलेगा, जैसे कि स्पिरिट और इमोर्टल। और वही होता है अपना बंदा, एक के बजाय 3 हो जाते हैं। पहला होता है इमोर्टल मेंग जिंगाओ, दूसरा कल्टीवेशन माइटी एक्सपर्ट मेंग जिंगाओ जो कि साला फुल एटीट्यूड में खड़ा था। और रही बात तिसरके की, तो हाँ ये था अपना रियल वाला जो कि देखो तो साला पूरा का पूरा रोए जा रहा था। और ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पर बोलते रिवर स्पिरिट तेरी माँ का, चल जल्दी कर मेरा कुल्हाड़ी मुझे वापस दे। और ये देखकर बुढ़ा भी डर जाता है, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो करे क्या। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना दोस्त भागते भागते एमसी के पास आता है और बोलता है कि मैं पास हो गया। अरे यार मैं पास हो गया, चल जल्दी बता तुम्हारा कैसे गया। वो भी कैसे गया। अरे यार ये बोले कि एकदम जबरदस्त गया। और हाँ तुम्हें पता है इस प्रश्न का सवाल भी बदला गया था, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। अरे होगा भी कैसे, आखिर मैंने सारे सवालों का जवाब जो बता दिया था, साला पूछने का तरीका बदला लेकिन सवाल तो वही था ना। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं। जहाँ पर बात करें बंदों की, तो हाँ ये भी उन दोनों को बहुत ही गौर से जाता वो देखे जा रहे थे। और फिर इधर देखते हैं कि क्या कहा था भाई तुमने, याद है कुछ? तुमने ये कहा था कि ऐसा एग्जाम 20 साल में एक बार भी नहीं हुआ, तो फिर ये दोनों पास कैसे हो गए? दाई भी लगे लगता है कि मैंने थोड़ा सा मिसजज कर दिया, सॉरी। और तभी अचानक से कहीं से तो चिल्लाने की बहुत ही जोरों से आवाज आती है। और वो चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही बुढ़ा था। बोलता है कि साले कहाँ गए, उन मादरबोर्डों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। जहाँ पर इस बुढ़े को इतने गुस्से में देकर वहां पर खड़े सारे बंदे भी इसको पकड़ लेते हैं। बोलता है कि यार रुक जा, गुस्सा क्यों कर रहा है? दूसरा बोलता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही बोला, शांत हो जाओ। अगर तुम शांत नहीं हुए तो फिर क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में लोग, तुम्हारी इज्जत का क्या? वो भी भाड़ में गई इज्जत, तेरी माँ का, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, आज नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उन कमीनों को। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा यूज करने की, मुझे बेवकूफ बनाया। सीन चेंज होता है दाई की ओर जो कि ग्रिड करते हुए बोलते कि प्लीज शांत हो जाइए, अगर आप ऐसा करते रहे तो आपका तो इज्जत जाएगा ही, साथ में हमारे विंडो सेट का भी इज्जत चल जाएगा। तो बोलिए आप ऐसा ही चाहते हैं, और अगर नहीं तो प्लीज शांत हो जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरा ट्रायल अभी भी बाकी है। बुढ़ा बोलता है क्या मतलब, आखिर तुम बोलने का चाहते हो, और वैसे भी तीसरा ट्रायल में होने क्या वाला है। जहाँ पर वो भी अपने हाथों में कुछ तो निकालते हुए बोलते कि ये देखिए, इसको कहते हैं माउंट वेंजिंग। ये हमारे सेट के एक एल्डर के द्वारा रिफाइन किया हुआ बहुत ही अद्भुत चीज है। इमोर्टल बोलो या फिर मोटल, हर बंदा इसके अंदर एक समान है। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप चिंता मत करिए, आपका बदला मैं लूंगा। देखना वो बंदे स्टाइल को कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलने के साथ ये उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। इनफैक्ट ये बोले कि सारे पार्टिसिपेंट वहां पर खड़े होकर उस पहाड़ को बहुत ही गौर से देखे भी जा रहे थे। ताई बोलते तुम सभी ध्यान से सुनो, इस माउंटेन के ऊपर तुम जितनी ऊपर तक चढ़ोगे तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होगी, समझे। वैसे समय का कोई लिमिट नहीं है, अगर तुम चाहो तो अपने आर्टिफैक्ट का यूज कर सकते हो, अगर कर पाओ तब। बारबेरियन वाला बंदा बोलता है ठीक है समझ गया, पहले मैं जाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली सीढ़ी में चढ़ने लगता है। जहां पर बात करें वहां पर खड़े सारे बंदों की, तो वो भी उसको चढ़ता हुआ बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। एक बोलता है क्या 19 20, अरे यार ये तो और भी सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। सीन चेंज होता है बंदे की ओर जो कि सीढ़ियों को चढ़ते हुए पसीना पसीना हो गया था, लेकिन रुकता नहीं है, अभी भी चढ़ ही जा रहा था। 23 24 25 26, अरे यार मेरी फट गई, इसकी माँ का, साला 29 में ही मेरी फट गई। कोई तो बोलता कि यार अगर मैं सही हूँ तो एग्जामिनर ने क्या कहा था कि जिसके पास बिल पावर ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वही बंदे सीढ़ियों को ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। क्यों, मैंने सही बोला ना। और अगर सही में ये सही है तो हमारे लिए सच्ची में बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। लाल बालों वाला बोलता है क्या हुआ, डर गई क्या? हा? एक काम करो पीछे रहो, मैं दिखा दूं कि बिल पावर एक्चुअली में होती क्या चीज है। और वैसे भी अगर मैं सही बोलूं ना तो इस बारबेरियन वाले बंदे से मैं नहीं हार सकता। पीछे वाला बोलता है क्या मतलब, साले तू मुझे हल्के में लेकर रखा है क्या? एक और बंदा भी लाइक हाँ इस लाल बालों वाले पोपट ने बिल्कुल सही बोला, हम हार सकते हैं लेकिन इस बारबेरियन वाले से तो घंटा भी नहीं। तभी लड़की, तो फिर इंतजार किसका है, चलो जल्दी करो आगे बढ़ो। और ये बोलकर वहां पर खड़े सारे बंदे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त बोलते कि भाई लगता है कि इस ट्रायल में साला कोई भी तकनीक काम नहीं करने वाली, रुको जरा सोचने दो। मेरे पास हार्ट काल्मिंग मंत्र है जो कि माइंड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखती है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें सिखा दूं। हमारा मेन कैरेक्टर ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। व्हाट, क्या कहा तुमने? एक्सपेरिमेंट कौन सा बे? जहाँ पर बात करें दाई की, तो इन दोनों को यहाँ पर नीचे रुकता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये दोनों के दोनों बंदे करने के चाहते हैं। और साला ये सोर्ड स्पिरिचुअल रूट वाला सोच कर रहा है, हर बार आगे पीछे हो जा रहा है। एक मिनट, कहीं ऐसे तो नहीं ना कि फिर से कोई स्टंट करने वाला है ये। और हाँ वो बंदा दाई नहीं था बल्कि ये बोले कि दूसरा था, दाई तो ये था। ये बोलता है चाहे वो कुछ भी करे, ये मेरा माउंटेन है, इसको कोई भी बंदा इतनी आसानी से पास नहीं कर सकता। और अगर वो यहीं पर रुका रहा और उन सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ा तो जाहिर सी बात है वो इस ट्रायल को फेल कर जाएंगे। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मेन का दिल बहुत ही ज्यादा शांत था। और शांत सला होगा भी क्यों नहीं, ये सो गया था। एक तरफ अपना मेन कैरेक्टर प्लान सोच रहा था तो दूसरी तरफ ये इंतजार करते करते ही सो गया था। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हार्ट काल्मिंग मंत्र नहीं था जिसके
बारे में जिक्र हुआ था, ये स्टम उसी का यूज कर रहा था। फिर क्या पड़ती है वो भी ढंग से बहुत ही जोर से मुंह पे, जहाँ पर बंदा भी बहुत ही दूर उड़कर फेंकाता है और रोए जा रहा था कि ये बदल लू, तुमने मुझे क्यों मारा यार, साले उधर देख सारे के सारे बंदे ऊपर चढ़ रहे और तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पर सो रहा है। मैंग भी लाइक क्या, हाँ यार वो लोग तो सच में बहुत ही ऊपर चढ़ गए। हाँ तो चढ़ेंगे नहीं, मैं यहाँ पर साला खुद अकेले ही दिमाग लगा रहा हूँ और तू यहाँ पर सो रहा है, कम से कम जाग कुछ तो दिमाग लगा लिया और अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलते चल जल्दी कर, हमें भी तुरंत पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि 1 मिनट रुक जा और पहले ये बता तुम्हारे पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जो बहुत सारे सामानों को बड़ी आसानी से काट सके। हाँ? बंदा भी लाइक हाँ है, एक तो है, मेरे पास एक ऐसा तलवार है जो लोहे को भी मक्खन की तरह काट दे, समझे। और वैसे भी ये चीज मुझे मेरी फैमिली ने दिया था, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन हाँ एक बात बता सकते हो, आखिर तुम करने के जाते हो उसके साथ, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे चाकू को छीनते हुए बोलता है कि ग्रेट, और करने का जाता हूँ बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझो कि हम लोग पहाड़ में बहुत ही जल्दी चढ़ने वाले हैं। मेंग सोचता है क्या कहीं ब्रदर लू ने सच्ची में पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ लिया ना। अपना मेन कैरेक्टर भाई देख एक बात बताऊं क्या, अगर मैं सच बोलूं ना तो स्टाइल का मीनिंग अब जाकर मैं अच्छे से समझ पाया हूँ। ये टेस्ट विल का नहीं है बल्कि विजडम का है। विजडम आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। ये ट्रायल तो दाव हार्ट के बारे में ना, जो जितना ऊपर सीढ़ियों में चढ़ेगा उसका दाव हार्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। और वैसे भी कल्टीवेशन तकनीक और आर्टिफैक्ट इस माउंटेन में चढ़ने में कोई भी काम नहीं आने वाला। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी एक बोर्ड को निकालते हुए बोलते कि ना बिल्कुल भी नहीं, तू साला पूरा का पूरा गलत है। ये देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडसम दाई बुफान का कहना, एपिसोड 3 सीन 3 शॉर्ट 3 क्या कहा गया था, तुम जितना ऊपर चढ़ोगे तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। और ये भी बताया गया था कि माउंटेन के ऊपर चढ़ने का कोई भी समय सीमा नहीं है, यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट का यूज भी कर सकते हो। और जैसे 50 सीढ़ी चल लोगे तुम पास। याद आया? हाँ जल्दी बोलो। सीनियर ब्रदर शुरुआत से हमें हिंट देना चाहते थे, तुम्हें पता है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि ये बोले कि बार बार हिंट्स दिए। जहाँ पर बात करें दाई की तो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था कि हिंट्स दिए हैं वो भी मैं कौन सा। जुंजी भी लाइक यो क्या ये सही है, तुमने सच्चे में स्टाइल में कोई ट्रिक छुपा के रखे हो क्या। इधर ये भी क्या ट्रिक मैंने नहीं, अरे यार मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर बाकी के सीनियर भी आपस में ही बात करने लगता है कि देख रहे हो ये बंदा तो साला सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये ट्रायल वरायल नहीं ले रहा बल्कि ये बोले कि अपने माउंटेन को यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आया था, समझे। तभी दूसरा बिल्कुल सही बोला तूने, ये साला शुरुआत से ही हरामी है, ये बस मौका खोजते रहता है कि सीनियर सिस्टर के सामने कब अपना आर्टिफैक्ट शो करे। और ये चीज दाई भी सुन लेता है कि है क्या बोला बे साले तूने, हाँ फिर से बोल। वो लोग भी क्या नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अब बात है इधर मेन के द्वारा 1-2 सीढ़ी चढ़ा जाता है और जब मारकर फिर से जमीन पर वापस आ जाया जाता है। चौका पड़ा था कि ओ माय गॉड ब्रदर लू ने बिल्कुल सही बोला था। जब मैं पहली बार सीढ़ी के ऊपर कूदा इससे पहले कि मेरा पैर जमीन को छूता उसके बीच में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब जब मैं सीढ़ी पर कदम रखता था तब अलग महसूस होता था, मेरा शरीर पूरा पूरा भारी हो जाता था, लेकिन जब हवा में होता था तब एकदम नॉर्मल, पूरा नॉर्मल। और तभी अचानक से अपने एमसी को थम्स अप दिखाते हुए हंसते हुए बोलते कि ब्रदर लू माँ कसम मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इनफैक्ट ये बोले कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा साथ भी दूंगा। पर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने हिलाने वाले शरीर से 50 स्टेप हम पूरा कैसे करेंगे, क्या तुम समझा सकते हो? समझा सकते हो? अरे ये बोले कि मैंने अपना पूरा का पूरा प्लान ही बना डाला है। ये देखो ये रहा मेरा मॉडल, इसको कहते छिन टपाक डमडम। बंदा भी लाइक ओ माय गॉड ये छिन टपाक डमडम तो सच्ची में जबरदस्त है। और इसी तरह से अपना जो एमसी था अपने दोस्त को अपने प्लान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता देता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड वहाँ पर खड़े सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर भी बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भाई तू पहले ये बता ये जो तुम्हारा चाकू है आखिर ये कितना फोर्स जनरेट कर सकता है। वो भी पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जब तक ब्लेड इंटेंट है तब तक तो ये शायद काम कर ही सकता है। तो फिर ठीक है अगर तुम कह ही रहे तो चलो देखते हैं। और ये लो साला काटम कुटुम स्टार्ट हो जाती है। मेंग बोलता है भाई सब कुछ ठीक है लेकिन इसका जो ये पार्ट है इसका यूज क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ऐसे ऐसे और हाँ ऐसे भी ऐसे और ऐसे भी, समझे। ओ माय गॉड ये बात। लेकिन बिरादर इतनी बड़ी चीज को बनाने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग बहुत ही ज्यादा स्लो है? डोंट वरी वो बारबेरियन वाला बंदा 40 स्टेप को ऑलरेडी आधे घंटे पहले ही पूरा कर चुका है और वहां से आगे केवल वो धीमा ही होगा, समझे। और सच्ची में वैसा ही था जैसा कि अपना मेन कैरेक्टर ने कहा था। 40 से 41 में पहुंचने में इस बंदे की पूरी तरीके से फट गई थी। और जरा ये तो देखो पहाड़ वाले आर्टिफैक्ट की क्या माँ बहन हुई थी। अपने एमसी ने लिटरली में बहुत सारे पेड़ को काट डाला था और एट द एंड फाइनली वो चीज बनकर तैयार था जिसको अपना एमसी बनाना चाहता था। जहाँ पर बात करें बंदे लोगों की तो वो भी ऊपर के साइड देखते और पूरे कंफ्यूज थे। मेंग बोलता है गुड मान गया तू तो साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त निकला यार। शॉर्ट भी लाइक साले सारा काम मैंने किया तो जाहिर सी बात है आसान तो होगा ही तुम्हारे लिए। तभी मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलते हैं ब्रदर लू जल्दी करिए तुम्हारा आइडिया था ना तो सबसे पहले तू जाएगा, हमें जल्द से जल्द ऊपर की ओर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो बारबेरियन वाला बंदा साला एक ही कदम दूर है। और ये देखकर ताई की पूरी तरीके से सटक जाती है। बुढ़ा बोलते देख यार देख उन लोगों ने तुम्हारे माउंटेन तुम्हारे ट्री यहाँ तक तुम्हारे पूरे सवाल की माँ बहने कर दी। ना सिर्फ उन लोगों ने लूपहोल निकाला बल्कि ये बोले कि आर्टिफैक्ट का एक जंगल पूरा का पूरा सफाया कर दिया। मानना पड़ेगा मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही चोमू लेकिन मुझसे बड़ा चोमू तो तू है। लड़की बोलती है कोई नहीं तुमने अपना बेस्ट दिया जूनियर बता। इधर ये भी थैंक यू। हंसने
हंसने का मन नहीं था लेकिन साला हंस रहा था। तभी हमें बुढ़े को दिखाया जाता जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते कि सुनो, मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हा? बस शांत रहो, शांत रहो, जैसा कि तुमने मुझे कहा था, याद आए कोई? और वो सब छोड़ो, वो देखो, वो दोनों के दोनों बंदे को देखो, बहुत ही ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुके हैं। सीन चेंज होता है दोस्त की ओर। कंफ्यूज था, बोलता है कि ब्रदर लू, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो भी नहीं, कर क्या रहे हो? माँ का सब, मैं गिर जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ऊपर है? अबे पागल हो गए हो क्या? कहाँ ज्यादा ऊपर है, नीचे ही तो है, देखो। और हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर लू ऊंचाई से डरते हैं। जिसकी बातों को सुनकर जैसे अपने एमसी पीछे देखता है ना, तो वो भी पूरा पूरा हिल जाता है कि अबे साले, अबे ये क्या कर रहा है तू? सेफ्टी कहाँ गया तेरी माँ का? नीचे झुक जाओ ना, तू गिर जाएगा और मर जाएगा। और ये बोलकर अपने एमसी लिटरली में रोते हुए सीढ़ियों के ऊपर कुत्ते की तरह भागता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, वरना गिर जाऊंगा। अब बात है इधर, जहाँ पर वो बारबेरियन वाला बंदा 50 स्टेप से सिर्फ एक कदम दूर था, और जैसे ही पीछे देखता है ना, तो देखने के साथ ही पूरे चौंक गया था। और चौंकेगा भी क्यों नहीं, अपने एमसी जो वहां पर पहुंच चुका था, जैसे ही उसका कदम जमीन पे छूता है, लिटरली में ग्रेविटी इतना हाई हो जाती है कि अपने एमसी का थतुन ढम से करके जमीन पे टकराता है और फटाक से उठते हुए बोलता है ब्रदर मैं नहीं यार। लेकिन क्या, लेट हो जाती है, वो भी थतुन पर ढम से करके जमीन पे गिरता है और बोले जा रहा था कि ब्रदर लो तू लेट हो गया यार। लेकिन कोई नहीं, 50 स्टेप पूरा करने वाले में दूसरा हूँ। और दोनों के दोनों गले मिलकर खुश थे और हंसे जा रहे थे। और ये देखो, इस बारबेरियन वाले बंदे का भी 50 स्टेप पूरा हो जाता है। हमारा एमसी बोल दे कम ऑन मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। मैंग भी लाइक है, आगे बढ़ो। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है भाई? सिंपल है, मैं सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, समझे? ओह ये बात है, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी मोटिवेट करता हूँ। और ये बोलकर अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है कि हाँ जल्दी करो यार, आगे बढ़ो। और तीनों के तीनों बंदे उन सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। लाल बालों वाला बोलते हैं कि यस थैंक यू मेरे दोस्तों। तभी सारे बंदे हाँ चलते रहो, चलते रहो, हमें पास करना है, हमें 50 स्टेप पूरा करना है, हमें पास करना है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ट्रायल खत्म होते हुए लिटरली में हल्की सी स्माइल दिखाया जाता है। और ये स्माइल किसी और का नहीं था, बल्कि ये बोले कि सीनियर दाई का था। बोलता है कि नाइस, ये दोनों के दोनों बंदे सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी यूंजी, हाँ बात तो तुम्हारी सही। लड़की पूछती है कि जूनियर ब्रदर दाई, एक बात बताओ, तुमने किसी ऐसे एल्डर के बारे में सुना है जिसको हाल ही में पैसों की शॉर्टेज हुई है? क्या कहा? शॉर्टेज, वो भी पैसों की? क्यों? बात जरा सर ये है कि हमारे सेक्ट में एक ऐसा एल्डर है जो पैसों के लिए ट्रायल का पूरा इन्फॉर्मेशन ही लीक कर दिया है, समझे? और ये सुनकर हाँ वहां पर जितने भी बंदे थे ना, उन सारे के सारे बंदों की पूरी तरीके से फट जाती है। अब बात है बहुत देर बाद, जहाँ पर ट्रायल में पास किए हुए डिसाइपलों को सेट क्यों ले जाया जा रहा था। कोई तो बोलता है कि मुबारक हो, तुमने सक्सेसफुली तीनों ट्रायल को पास कर गए और अब से तुम लोग वेंडो सेट के डिसाइपल हो, समझे? लड़की बोलती कि वाह, यहाँ से सीन तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ तो सुंदर तो होगा ही ना, ये हमारा वेंडो सेट जो है, और लिटरली में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। ऊपर से सारे बंदे अपने सेट को देखने के बाद सच्ची में बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक बोलता है कि माँ कसम, सच्ची में यार ये जितना सोचा था ना उससे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी दूसरा कि हाँ यार ये मॉडल पहले से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा। अपना दोस्त भी लाइक ब्रदर लू यार वो देखो, जल्दी देखो, अब जाकर पता चलेगा तुम्हें किसको 5 ग्रेट इमोर्टल सेट में से क्यों कहते हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैंने सही बोला ना? लेकिन क्या, जैसे पीछे पलटता है तो साला कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट थी। अपना एमसी बहुत ही ज्यादा डरा पड़ा था क्योंकि उसको ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बोले जा रहा था कि नहीं ये सच नहीं है, माँ कसम ये सच नहीं है, हम जमीन पे, हम अभी भी जमीन पर, हाँ हम जमीन ही पर है। और ये देखकर इनफेक्ट ये बोले कि अपने दोस्त को इस तरह से डरता वो देखकर इस बंदे का भी हालत तो देखो, साला पूरा कंफ्यूज था। अपने एमसी को कंप्लीट उठा लेता है और बोलता है कि साले वो देख, जरा गौर से देख। और सच्ची में जैसे देखता है ना तो बिल्ली की तरह डरता है और अपने दोस्त से फटाक से आकर चिपक जाता है। लेकिन दोस्त भी थोड़ी ना हार मानता, वो उसके आंखों को धर कर उसकी आंखों को पूरा खोल देता है। साले मैंने बोला नहीं कि अच्छे से देख। और हाँ अब जाकर अपना मेन कैरेक्टर इस बार इटली में बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है। यो माय गॉड, माँ कसम ये तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार। लड़की बताती कि हमारे सेट में टोटल 9 चोटियां है, समझे? और इसमें जो मेन पिक है ना वो हमारे लीडर का यानी कि त्यानमेन पिक। और रही बात बाकी के 8 पर्वतों की, तो हमारे सेट के एल्डरों की है। सबकी अपनी अलग विशेषता है और यहाँ तक कि उनके चोटियों के अलग अलग कार्य भी है। और इसी तरह से लड़की वेंडो सेट के बारे में वहाँ पर खड़े सारे बंदों को बहुत सारी चीजें बताती है। कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है। लेकिन हाँ जहाँ पर इतनी सारी अच्छी चीजें तो वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती है। बहुत सारे खतरों का मैदान है जहाँ पर तुम लोगों का जाना वर्जित है। हालांकि अगर मैं सच बोलूँ तो सारे माउंटेन पीक के बारे में फिलहाल के लिए एक्सप्लेन तो अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन ये काम तुम लोग जरूर कर सकते हो, फ्यूचर में आराम से एक्सप्लोर करते रहना, ओके? और एक बात अच्छे से याद रखना, हमारा पूरा सेक्ट डेस्टिनी यानी कि नियति पर जोर देता है। अगर चाहो तो अगले महीने तक फ्री हो, आराम से सेट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, 1 महीने के अंदर किसी ऐसे एल्डर को चुन लो जो कि बाद में फ्यूचर में तुम्हारे चलकर मास्टर बन सके। और हाँ यह भी याद रखना सिर्फ तुम ही नहीं चुनोगे बल्कि ये बोले कि एल्डर भी चुनेंगे कि किसको अपना डिसाइपल बनाना है और किसको नहीं। बारबेरियन वाला बंदा बोलता है कि 1 मिनट पहले ये बताइए, अगर हम लोग डेंजरस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहे तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? और ये भी क्या हम लोग सिर्फ एल्डर को ही चुन सकते हैं अपने मास्टर के तौर पर, सेक्ट लीडर को नहीं? वो बोलते कि खतरे वाली जगह को तुम एक्सप्लोर तो कर सकते हो लेकिन हाँ वहां पर पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि वहां पर ऑलरेडी गार्ड्स होंगे। और रही बात सेक्ट लीडर को अपना मास्टर चुनने की, तो ये तो होने से रहा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि सेक्ट लीडर
ने आखिरी बार किसको अपना डिसाइपल चुना था। सीन चेंज होता है सेट के अंदर, जहाँ पर अंदर से सारे एल्डर बाहर में क्या चल रहा है सभी को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि वाह ये बच्चा मांगो ये उतना भी बुरा नहीं है और इसका ब्लड लाइन प्योर है, माइंड सिंपल है, ये मेरे इनहेरिटेंस को लेने के लिए पूरा का पूरा परफेक्ट है। तभी दूसरा, अरे वो देखो वो तो फेदर इमोर्टल फिजिक है ना, मानना पड़ेगा बहुत सालों बाद इसको देखने का मौका मिला है। तभी तीसरा, ली हावरन फायर स्पिरिचुअल रूट, गुड 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 पोटेंशियल है। एल्केमी और आर्टिफैक्ट फोर्जिंग में भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। अब बात है एक बुढ़े की ओर जिसकी नजर हमारे दोनों बंदों की ओर पड़ती है। बोला जाता है कि यह मेंग फैमिली का बच्चा और ये लुआंग, सच्ची में ये दोनों टॉप नॉच है। और रही बात इस बुढ़े की, तो हाँ ये बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना सेकंड एल्डर था जिसका नाम था बायान। बगल वाले से पूछता कि बड़े भाई एक बात बताओ, तुम इन दोनों को अपना डिसाइपल क्यों नहीं बनाते? वो बोलता है कि ओ मैं क्यों नहीं बनाता, तो एक काम करो उसके बारे में तारीफ तो तुम कर रहे हो ना, तो उन दोनों को तुम अपना डिसाइपल क्यों नहीं बना लेते? और ये बुढ़ा था फर्स्ट एल्डर जिसका नाम था किन, जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा यान बोलता कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये बोले कि तुम्हें बनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही डिसाइपल है। देखो अब ये मत बोलना कि सिर्फ एक डिसाइपल रखकर रिटायरमेंट के लिए तुम काम चोरी करना चाहते हो। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे तो देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सिर्फ रिटायरमेंट की चिंता है, न कि किसी को सिखाने की। और जबकि तुम इन दोनों को मेरे डिसाइपल बनाने में इतना फोर्स कर ही रहे हो तो एक काम करो तुम्हें रख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये सुनकर बुढ़ा यान पूरा पूरा भड़क जाता है, उसके कॉलर को धरते हुए बोलते कि साले तेरी माँ का, तू एक एल्डर है वो भी फर्स्ट वाला, डिसाइपल को चुने का तुम्हारा काम है तो फिर चुनता क्यों नहीं? किन भी लाइक अगर मैं ना चुनू तो तब तू क्या करेगा? तेरी जात की पैदा मारू क्या करूंगा मैं, तेरी माँ बहने कर दूंगा। फिर क्या इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी अचानक से बीच में से कोई तो बोलता है कि अरे वो देखो, अबे लड़ना बंद करो, उधर देखो वो लड़की, वो सारे बंदे को उसके डोमेट्रीज के बारे में बता रही है। सीन चेंज होता है इन दोनों की ओर, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए मनी मन बातें किए जा रहे थे। मेंग बोलता है कि ब्रदर लो, पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ सच में कुछ बुरा हो रहा है। वो भी कि हाँ फील तो मुझे भी थोड़ा मेरे दिल से आ रही है। और इतना बोलने के साथ ही हमें यूंजी को दिखाया जाता है जो कि बोलते कि तुम दोनों इधर, ये भी कि हाँ बोलिए सीनियर सिस्टर बोलिए ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है तो सुनो, मुझे सच में लगा नहीं था कि तुम दोनों सच में स्टाइल को पास कर पाओगे, लेकिन मानना पड़ेगा पास तो दूर की बात, बल्कि ये बोले तुम तो टॉप आ गए। इसीलिए ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम घमंड तो बिल्कुल भी मत करना, ओके? क्योंकि ट्रायल को पास करने वाले जितने भी बंदे थे वो तुम दोनों से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुनकर जैसा इसको पता चलता है ना इसकी तारीफ हो रही है, लड़की इसको जीनियस बोल रही है, ये भी साला फ्लैट एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। बोलता है कि अक्कुम बक्कुम, जीनियस तो साला में पैदाइश था, हालांकि अब जाकर इज्जत मिल रही है, लेकिन कोई नहीं, सारे के सारे बंदों की माँ का सब मेरे से कम है, सब के सब सिवाय मेरे दोस्त लुयान के। एमसी बोलता है बिरादर बात वो नहीं जैसा कि तुम समझ रहे हो, सीनियर सिस्टर के बोलने का मतलब कुछ और था। ये भी माय गॉड ये बात है, सॉरी यार मैं गलत समझ बैठा था। लड़की बोलती कि हाँ जैसा कि मैं बोल रही थी, घमंड बिल्कुल भी मत करना और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ओके? और एक एडवाइस देती हूँ, और ये एडवाइस मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास प्योर यंग स्पिरिचुअल रूट है जो तुम्हें भूतों और राक्षसों का दास बनाता है। अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारे लिए बेस्ट मास्टर रहेगा थर्ड एल्डर। और लुयांग तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट तो सोड वाला है ना, तो एक बात ध्यान से सुनो, हमारे सेक्ट में सबसे ज्यादा सोड अच्छी तरीके से अगर कोई चला सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि सेक्ट लीडर। अगर तुम चाहो तो उनको अपना मास्टर बना सकते हो, समझे? मेंग बोलता है थैंक यू सीनियर सिस्टर, सच में मुझे गाइड करने के लिए। अपना एमसी भी लाइक, लेकिन आ रहा यार आप ही ने तो अभी बोला था कि अपना सेक्ट लीडर किसी को भी डिसाइपल नहीं चुनता, हाँ तो फिर मुझे क्यों चुनेंगे? इधर अगर बात कर रहे यूंजी की तो वो भी वहां से जाते हुए बोलते कि बस मुझे जितना पता था वो मैंने तुम दोनों को बता दिया और मुझे कुछ भी नहीं पता। और मनी मन सोचती है कि लो तुमने मुझे लिफ्ट दिया था तो बदले में मैंने भी तुम्हारी हेल्प कर दी, अब हिसाब बराबर। एमसी बोलता है तुमने सुना ना, हाँ सिर्फ हम ही नहीं चुन सकते कि कौन मास्टर बनेगा हमारा, बल्कि ये बोले कि वो लोग भी चुनेंगे किसको सिखाना है और कौन हमारा डिसाइपल बनेगा। यानी कि अगर एक लाइन में बोलूं तो ये सारा का सारा फंडा सिर्फ परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और कुछ में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बिरादर, एक बात बताओ, हमारे पास पूरा एक महीना है ना, तो तुम अपना महीना किस तरह बिताओगे? वो बोलता है कि सिंपल सी बात है, पहले तो पूरा महीना में प्लान बिठाऊंगा और बहुत ही ध्यान से एल्डर का टेंशन को खींचने की कोशिश करूंगा, अपना मेन कैरेक्टर। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हम गलती से भी गलत मास्टर को ना चुन ले। अगर ऐसा हुआ तो समझो कि हमारी कल्टीवेशन जर्नी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है, क्यों? मैंने सही बोला ना? लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि हम दोनों बहुत ही बड़े कमीने हैं। हमने जो फ्रॉडबाजी की है ना ट्रायल को पास करने में, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। यहाँ तक कि ये बोले कि सीनियर सिस्टर को भी पता है, अगर गलती से मास्टर ना मिले और अगर गलत मास्टर मिल गया तो उसमें किसी और का नहीं बल्कि हमारा दोष होगा। और ये सुनकर अपने एमसी को तो सच्ची में दिल पे ही लगती है। वो बोलता है कि हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है, फ्रॉडबाजी तो हमने की है। अब बात है बहुत देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी खड़ा था और ऊपर के साइड लगे हुए बोर्ड को बहुत ही गौर से पढ़े जा रहा था। बोलता है कि ओ फ्री एक्सप्लोरेशन डे का पहला दिन, क्या लिखा है इसमें? ये हाँ ये और ये भी, अरे यार ये भी गजब, मानना पड़ेगा। मैप तो है लेकिन इस मैप में डिटेल में तो कुछ भी नहीं दिया गया, और नहीं भी दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना स्मार्ट लोंडा, गजब साला किसी के भी घर कहीं पर भी घुस जाऊंगा। और ये बोलकर अपना एमसी एक लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और चले जा रहा था। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को देखते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर नए हो? वो भी हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। गुड
गुड, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे करंट क्लियरेंस को देखते हुए एक बात बताता हूँ, तुम फर्स्ट फ्लोर के सारे किताबें पढ़ सकते हो, ओके। दूसरा, लेकिन पढ़ने के लिए किताब तुम्हें एक चुननी पड़ेगी। और रही बात तीसरे रूल की, यदि वो किताब गंदे हुए, यदि वो किताब फट गए, तो मुआवजे के तौर पे तुम्हें पूरा का पूरा दाम चुकाना पड़ेगा। एमसी बोलता है कि समझ गया, ठीक है, तो फिर जा सकते हो। और वही होता है जैसा कहा गया था, हमें लिटरली में बहुत सारी किताबें दिखाई जाती है और अपना मेन कैरेक्टर सारे के सारे किताबों को एक एक करके अच्छे से देखे जा रहा था। बोलता है कि गजब, यहाँ पर तो मोटर से लेके मोटर तक सारी की सारी किताबें ही एक साथ शामिल है। और इतना बोलने के साथ अचानक से उसका ध्यान कहीं तो जाता है और जैसा ही गौर से देखता है ना, तो हाँ, डेस्क के बीच में एक बहुत ही बड़ी किताब फंसी हुई थी। एमसी सोचता कि है ये क्या, साला इस दरार में ये किताब क्यों फंसी हुई है, और मेहनत करता है, लिटरली में बहुत मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद वो किताब को फाइनली निकाल लेता है। खांसते हुए बोले जा रहा था कि साला ये क्या है बे, एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि आखिर ये किताब उस दरार में पहुंची कैसे। और जैसा ही देखता है पूरा का पूरा चौंक जाता है, क्योंकि वो किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, बल्कि ये बोले कि उसका नाम था ड्रैगन एंड फोनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तभी अचानक से अपना जो एमसी था ना, उस किताब में से सच्ची में ड्रैगन और फोनिक्स को निकलते हुए देखता है। पूरा का पूरा हिला पड़ा था, कंफ्यूज था सो अलग, और अपने गालों पे मारते हुए बोलता है, माय गॉड, सपना है बे। अबे यार, इस किताब ने तो मुझे सच्ची में सपना दिखा दिया। एक मिनट, कहीं ये सपना ना होकर असलियत में हुआ तो तब मैं क्या करूंगा। और धीरे से एक पेज को उठाते हुए बोलता है कि माँ कसम, अगर सच्ची में ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी निकल गई ना, मजा आ जाएगा। लेकिन क्या, वो पेज इतना साफ था कि खोलने के साथ ही अपने एमसी का हाथ ही कट जाता है और खून डायरेक्ट अगर इस किताब पे गिरता है, तभी कहानी में ट्विस्ट, साला पूरा का पूरा किताब ही चमकने लगता है, जिसको देखने के बाद अपना एमसी भी पूरा का पूरा हैरान हो जाता है कि अबे यार, ये किताब आखिर का चमकने क्यों लगा, वो भी अचानक से। और चमकना तो दूर की बात, मुझे अजीब सी फीलिंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो है, कोई एक ऐसा एक्सपर्ट है जो मुझे घूरे जा रहा है, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ब्लेसिंग है या फिर मेरे लिए कर्स। और वो इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से किताब पर तो किसी का हाथ पड़ता है, और वो हाथ किसी और का नहीं था, बल्कि ये बोले कि वही लाइब्रेरी के गार्ड का था। बोलता है कि लो, गोल्डन लाइट निकल गई, यानी कि तुमने उस बुक को गंदा कर ही दिया ना। और ये सुनकर अपना एमसी भी चौंक जाता है और खुश होते हुए बोलता है, सीनियर, अब तेरी माँ गई, तुमने देखा ना ये बुक तो साला सच में मैजिकल है। उधर अगर बात करें सीनियर की, तो वो भी उस बुक को अपने एमसी के हाथों से छीनते हुए बोलता है कि घंटा मैजिकल है, ये गोल्डन लाइट जिसको तुम मैजिक समझ रहे हो ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि इस पवेलियन का फॉर्मेशन है। ये तब जलता है जब कोई बंदा अगर पवेलियन की किताब को गंदा कर दे, समझे। और जरा एक मिनट पहले मुझे देखने दो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुमने किस किताब को चुना है। लेकिन एमसी का क्या, सीनियर की बातों को सुनकर वो पूरा का पूरा कंफ्यूज था। और हमें बंदे को दिखाया जाता है जैसे वो किताब को बहुत ही गौर से देखता है, उसके नाम को पढ़ता है, ये भी साला पूरा का पूरा चौंक जाता है। बोले जा रहा था कि नामुमकिन, ये बुक, ये तो लेजेंडरी फॉरबिडन बुक है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जहां तक मुझे पता है ये ऐसे बुक को हटा दिया गया था, या फिर ये बोले कि ऐसे बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो फिर इस बुक को यहाँ पर किसने छुपाया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सीनियर ब्रदर, भैया ए भैया, हमें बता तो दो आखिर ये किस तरह का बुक है। वो बताता है कि ये बुक ना, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि ये बोले कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का फॉरबिडन बुक है। अच्छा, ये बात है, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है बल्कि फॉरबिडन बुक है। गुड 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 गुड। बंदा बोलता है कि चुप रहा, अबे साले इस तरह की एक्टिंग करना बंद कर। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? नहीं, अरे भैया माँ कसम, मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा। अच्छा वो सब छोड़ो, और ये बताओ, ये जो ड्रैगन और फोनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपनसेशन के तौर पर इसको कितना देना पड़ेगा? देखो मैं नया हूँ, गलती से ये बुक गंदा हो गया, इसलिए प्लीज मुझे डिस्काउंट तो दोगे ना। और ये सुनकर सीनियर अपने एमसी को लिटरली में बहुत सारी चीजें बताता, इनफैक्ट ये बोले कि पूरा का पूरा सुना ही देता है। अपना मेन कैरेक्टर बोले जा रहा था कि हाँ, आपने बात तो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन अगर सीनियर बुरा ना माने तो क्या इसके बारे में आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं? जहाँ पर बात करें सीनियर की, तो भी अपने एमसी की बातों सुनकर बहुत ही गौर से बस उसको ही देखे जा रहा था। और रही बात अपने एमसी की, तो बहुत ही सिंसियर वे में उसके सामने खड़ा था। इधर सीनियर भी जाते हुए बोलता है लेफ्ट के 5th रो में सबसे नीचे, बस वहां पर देखो, तुम्हें ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री नाम का बुक मिलेगा। एमसी बोलते कि थैंक यू, जिसके बारे में मैं सोच रहा था उसके बारे में मुझे बताने के लिए। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, वो धीरे धीरे करके इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि ये बोले कि यहाँ से जाते हुए अपना सीनियर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। हमें बताया जाता है कि सेंट्रल कंटिनेंट एक ऐसी जगह जहाँ पर सच्ची में इंसान रहा करते हैं। और हाँ, इस जगह पर अगर सच्ची में कोई बड़ा फैक्शन है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि यह जिया डायनेस्टी। फिर आता है ईस्ट सी, जिसको हम लोग ईस्ट ऑफ द कंटिनेंट कहते हैं। और यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट की भरमार है। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर यहाँ पर कुंगपेंग भी अपेयर हुआ था। जहाँ पर बात करें वेस्ट ऑफ द कंटिनेंट की, तो इसको गोल्डन बुद्धिस्ट ऑफ किंगडम भी कहा जाता है। ये लिटरली में एक ऐसी जगह जिसको सब बाउंडलेस प्योर लैंड कहते हैं, या फिर ये बोले कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल है। और रही बात साउथ ऑफ द कंटिनेंट की, तो हाँ, इसको डिमोनिक लैंड कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ ड्रैगन और फिनिश का राज चलता है और किसी का नहीं। और ये जो नॉर्थ वाली जगह है ना, यहाँ पर हमेशा से ही बर्फ पड़ती रहती है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें फॉर्मिडेबल रेसेस की, तो हाँ, वो जरूर हो सकते हैं। और अब जाकर पता चलता है कि ये सारा का सारा नॉलेज अपना एमसी था, जो कि लाइब्रेरी में मस्त आराम से बैठकर लिए जा रहा था। बोलता है कि गजब, कल्टीवेशन की दुनिया में दो बात होते हैं, एक राइटियस और एक डिमोनिक। राइटियस कल्टीवेटर अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी तुम्हें डिमोनिक कल्टीवेटर मिल जाए वहां से भाग जाना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा हार्टलेस होते हैं, सोचे समझे बिना ही लोगों को मार डालते हैं। और इसी तरह से लिटरली में अपना जो मेन कैरेक्टर था ना, उस लाइब्रेरी से सच्ची में बहुत सारी चीजें पता करता है। इनफैक्ट ये बोले कि सिर्फ भर भोकी नॉलेज ले लेता है। जहाँ पर ऐसा करते करते शाम हो जाती है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में ही था और कहीं तो चले जा रहा था। बोलता है कि सीनियर ब्रदर, अरे यार भैया के बात बताओ, यहाँ पर जितने भी सारे बंदे थे वो आखिर गए कहाँ? अब ये मत बोल देना कि लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया इसलिए निकल गए। तभी सीन शिफ्ट होता है डेस्क पे जहाँ पर सीनियर ब्रदर बैठा पड़ा था। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, इस बार सीनियर ब्रदर नहीं बल्कि ये बोली कि लड़की बैठी पड़ी थी और ये माँ कसम साला बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जहाँ पर ये भी अपने मेन कैरेक्टर को देखकर शर्माते हुए बोलते कि क्या हुआ जूनियर ब्रदर, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर की ओ माय गॉड, सीनियर ब्रदर नहीं, अरे यार ये तो सीनियर सिस्टर है। और फाइनली बोल देता है कि सॉरी मैं इस जगह पर कल ही आया था और माँ कसम मुझे इस विंडो सेट यहाँ तक कि आसपास के जगह के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं कुछ पता। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पहला सवाल ये है कि ये देखिए इसमें जो 100 फुट पीक दिख रहा है यहाँ पर एक कैफेटेरिया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या खाने पीने वाली जगह सिर्फ इस पहाड़ में ही है, कहीं और नहीं है? वो बोलते कि ओ तो तुम यहाँ पर नए हो। देखो मैं ये कहूंगी कि तुम उस 100 फौजिस पीक के कैफेटेरिया में ना ही जाओ सो ही अच्छा है। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाते हैं। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि 100 फौजिस पीक में जो खाना पकवाया है ना वो सारे आर्टिफैक्ट फौजिंग वाले हैं और वो लोग सच्ची में टॉप नॉच का आर्टिफैक्ट रिफाइनर है। इसलिए जो भी चीज वो लोग बनाते हैं ना, आर्टिफैक्ट का हो या फिर खाना, सच्ची में वो बहुत ही मजबूत होता है। पता भी है एक बार खाने वाले का ऐसा बन बनाया था जो सच्ची में पहाड़ को भी 2 टुकड़ों में काट डाला था। और ये सुनकर अपने एमसी अलग ही ख्वाब में चल जाता है जहाँ पर युद्ध तो होता है लेकिन हाँ हथियारों से नहीं बल्कि ये बोले कि खाने पीने वाले सामानों से। एमसी फुल एटीट्यूड में बोलते कि साले देख रहे मेरा खाने वाला आर्टिफैक्ट तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? और ये चीज सोचकर अपने एमसी पूरा का पूरा डर जाता है। लड़की पूछती कि 1 मिनट तुम खाना खाना चाहते हो ना, तो उसको खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन चाहिए, तुम्हारे पास है? दिखने से तो नहीं लगता तुम यहाँ पर नए हो, यानी कि तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन नहीं होंगे। क्यों, मैंने सही बोला ना? और सच्ची में अपने एमसी के पास एक भी स्पिरिट स्टोन घंटा भी नहीं था। पूरा का पूरा रोने लगता है, वो भी लड़के के सामने। ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा है यार, मेरे पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर भूखा मरूंगा। फिर क्या अपने एमसी को इस तरह से रोता हुआ देखकर ये लड़की भी परेशान होते हुए बोलती कि रुको रुको आ रहा यार, पहले मेरी बातों को तो सुनो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस सेट में ऑलरेडी मोटर ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं, समझे? अगर तुम्हें सच्ची में भूखी लगे तो क्यों ना तुम पिल कल्ड्रॉन पीक में चले जाते हो, वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे पिल है जो कि तुम्हारे पेट को भर देंगे। ओके, अपना मेन कैरेक्टर, ठीक है समझ गया, थैंक यू। और मेरा नाम लुयांग है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की भी लाइक और मेरा नाम है जाओ लुलू। सीन चेंज होता है पिल कल्ड्रॉन पीक पे जो कि सच्ची में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इनफैक्ट ये बोले बहुत ही ज्यादा सुंदर भी था। और ये देखो ये रहा अपना मेन कैरेक्टर जो कि यहाँ पर भी पहुंच चुका था कि ओ माय गॉड, ये सेंट तो चावल का है ना, महा कसम सुन के तो मजा ही आ गया। और बहुत ही जोर जोर से हर कोने से पूरा दम लगाकर सेंट को अपने अंदर लिए जा रहा था। तभी हमें बहुत ही दूर से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए चिल्लाया जा रहा था। और ये चीज अपना एमसी नहीं समझ पाता और पूरा का पूरा कंफ्यूज था। बंदा बोल देगा अबे साले तेरी माँ का, सांस मत ले, सांस मत ले यार, सांस मत ले। मेन कैरेक्टर है, सुनाई नहीं दे रहा, बोलने का चाहते हो? और मन ही मन सोचता कि क्या ये बंदा मुझसे बात करना चाहता है क्या? अबे साले जल्दी कर, टोटल ब्रीथिंग तकनीक का यूज कर, और अगर नहीं आता तो कम से कम अपने नाक को बंद कर ले, क्योंकि मैंने गलती से मेडिसिन रिफाइन करने की जगह पर जहर रिफाइन कर दिया और सारे जगह पर जहरीली गैस फैल गई। और हाँ, इतने सारी चीजों को बोलने के बाद अपने एमसी को सिर्फ एक चीज सुनाई देती है और वो कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि सांस थी। एमसी बोलते कि सांस लो, आखिर ये बोलने का चाहता है। और फिर वो जो बंदा आ रहा था ना, वो बंदा अपने एमसी को धुंधला दिखाई देने लगता है और अचानक से अपने एमसी ढम से करके जमीन पे गिर जाता है, मुंह से फैन फेंकते हुए बेहोश। सोचे जा रहा था कि यार ये कौन सी जगह है, साला यहाँ की तो हवा भी जहरीली है। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपने एमसी आंखें खोलता है और फटाक से उड़ जाता है। और ये देखकर बंदा भी खुश कि ओ माय गॉड तुम उड़ गए, गजब। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बंदा भी लाइक वो सब छोड़ो, पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहूंगा। और हाँ, मैं तो अपना नाम बताना भूल ही गया, मेरा नाम है उमिंग। देखो बात दरअसल ये है कि मैं तो पिल को ही रिफाइन कर रहा था लेकिन अचानक से मेरा ध्यान भटक गया और जैसे मेरा ध्यान भटका ना तो मैं मेडिसिन के बदले साला जहर रिफाइन कर दिया, समझे? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, हालांकि वो जहर थे लेकिन जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। एमसी बोलता कि ओ जानलेवा नहीं थी लेकिन मेरे पिछवाड़ा जो फटा वो उसका क्या? और बोलता कि खैर छोड़ो वो सब, पहले ये बताओ जहर तो मेरे सर के अंदर गए थे ना, तो फिर मेरे माथे पर चोट कैसे लगा? बात दरअसल ये कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, माँ कसम बस थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। जब मैंने तुमको यहाँ पर उठाकर लाया ना तब तुम मेरे हाथों से पिचक कर जमीन पर धड़ाम से गिर गए। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये देखो पिल जिसको मैंने रिफाइन किया है। अगर सच बोले तो मेरे जैसा पिल इस दुनिया में कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता, तो जल्दी करो, ये लो, खा लो खा लो खा लो। और ये सुनकर अपना एमसी डर जाता है और पीछे जाते हुए बोलेगी ना ना बाबा ना, ये भी साला जहरीला होगा। अरे वो सब छोड़ो, साला दिखता ही जहरीला है। वो बोलता कि भाई अरे सच्ची बोल रहा हूँ जहरीला नहीं है, एक बार खा के तो देखो। और तभी अचानक से एक चूहे को धरते हुए बोलता कि 1 मिनट, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो फिर पहले इस पे ट्राई करता हूँ, ठीक है ना? ये लो देखो, इसको खिला दिया। लेकिन क्या साला पिल सच्ची में जहरीला था, खाने के साथ ही वो चूहा वहीं पर मर जाता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी का थत्तू तो देखो, ये देखो ऐसा हो गया था। बंदा बोलते कि ना इसमें गलती चूहे की है पक्का, और वैसे गलती क्यों ना, वो चूहा छोटा था और मेरा पिल बड़ा था, तो जाहिर सी बात है मेरे पिल के रिएक्शन को वो थोड़ी ना संभाल पाता, इसलिए मर गया। लेकिन एक बात बता देता हूँ, तुम खाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ तुम नहीं मरोगे। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? अगर समझ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा पिल रिफाइन करता हूँ, ओके? और ये बोलकर सच्ची में पिल को रिफाइन करने के लिए जहर
रहने लगता है। जहाँ पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो हाँ वो भी उसको वहां से जाता हुआ देखकर उसके पैरों को ही धर लेता है। बोले जा रहा था कि अबे ए भाई क्या सच्चे में तुम्हें मेरे से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? अगर नहीं है तो प्लीज मेरे लिए पिल मत बना। मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने पूरा पूरा जिंदा चूहा मार दिया साले। मुझे मत मार प्लीज। सीन चेंज होता अपने मेन कैरेक्टर के कैब में लेटा पड़ा था और भूख के मारे पूरा का पूरा परेशान था। सोचता है कि नहीं सो सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं सो सकता मैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं कल सीनियर बदर उमन के हाथों से किसी तरह से बच गया, वरना मैं तो मर ही जाता। और अब जाकर बताया जाता कि एक्चुअली में पिछले दिन हुआ क्या था। अपना एमसी भाग निकला था, जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर सीनियर बदर भी बोलते कि अरे भाई तू भाग कहाँ पर रहा है? मैंने बोला था ना कि तुम्हारे लिए फास्टिंग वाली पिल बना दूंगा, तो फिर बता तू जा कहाँ पर रहा है? ये बोलता कि कहीं और नहीं, बस ऐसा समझो कि मेरे तरफ से इमरजेंसी वाली गुड बाई। और फाइनली भाग जाता है। सीन चेंज होता है इधर, जहाँ पर अपने एमसी भूख के मारे इन सारी बातों सोचकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा लेट हो गई, मैं किसी को परेशान नहीं कर सकता कि मुझे फास्टिंग वाली पिल चाहिए, पर क्या करूं, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन समझ में कुछ घंटा भी नहीं आ रहा। वैसे भी आज का तो छोड़ ही दो, अगर खाने की बात है ना तो मैंने कल खाया था, वो भी सुबह सुबह, और अब माँ कसम मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर क्या, वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से गुफा का दरवाजा कोई तो खटखटाता है। एमसी सोचता है क्या ये कौन है? नहीं, मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिससे ये होगा कि बाहर कोई भी हो, जैसे उसको पता चलेगा नहीं कि अंदर कोई नहीं है वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये बोलेगा अपने एमसी सच्ची में दरवाजा खोल देता है और दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि ये बोल के एक बुढ़ा था, जिसको देखते हुए अपने एमसी भी ग्रीट करते हुए बोलता कि आप कौन है? लेकिन बुढ़ा भी साला एटीट्यूड वाला था, डायरेक्ट नहीं बोलता बल्कि ये बोल के वॉइस ट्रांसमिशन से बोलता है कि मेरा नाम है उजी। और रही बात ये बुढ़ा कौन है, तो हाँ ये बुढ़ा विंडो सेट का 7वां एल्डर है। बोलता है कि मेरे एक डिसाइपल ने बोला कि कल तुम मेरे माउंटेन पे आए थे, क्या ये सही है? अगर हाँ तो फिर ये लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर आए होगे ना तो इन दोनों के लिए ही आए होगे। इनमें से एक है फास्टिंग पिल और दूसरा है हीलिंग वाली बोतल, समझे? और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर अगली बार तुम पिल कार्डून पीक पे आओ ना तो उमिंग के पास मत जाना, और हाँ वेंडा, किंग कॉन्ग, लोंगिया इन तीनों के पास भी मत जाना। एमसी सोचता कि है नहीं जाना, ये बुढ़ा खुद बता रहा है कि मेरे आदमी के पास मत जाना। बुढ़ा भी लाइक खैर छोड़ो वो सब, अगर तुम्हें सच्ची में किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। और ये सुनकर अपने एमसी पूरा का पूरा चौंक जाता है। बोलता है कि सबसे पहली बात भसड़ पप्पू ये बता कि अगर तू इतना खतरनाक लेवल का माउंटेन चलाता क्यों है, और हाँ साला तू 7वां एल्डर है ना, तो फिर बता आज तू बता ही दे, इतना खतरनाक लेवल का डिसाइपल तू क्यों पाल रहा है बे? और ये जो चीज थी, ये चीज अपने एमसी उस बुढ़े को नहीं बोल रहा था, बल्कि ये बोले कि मन ही मन बोल रहा था। इधर बुढ़ा भी जाते हुए बोलता है तो ठीक है, अब जबकि मैंने तुम्हें सारा का सारा पिल दे दिया है, तुम्हें चला यहाँ से। मेन कैरेक्टर ठीक है अपना ध्यान रखना, और गुफा के गेट को बंद कर देता है। तभी फटाक से उसका ध्यान अचानक से दोनों बोतलों की ओर जाता है, जहाँ पर ये भी अपने फास्टिंग वाली पिल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते कि अगर मैं नहीं खाया ना तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे खाना है, मुझे अपना पेट किसी भी तरह से भरना है। और हाँ उस फास्टिंग पिल को खाते हुए सच्ची में एक और बात सोचता है कि चिंता की कोई बात नहीं, अगर ये पिल सच्ची में पॉइजनस निकली तो मेरे पास हीलिंग पिल है ना। और ये बोलकर इनफैक्ट ये बोले कि उस फास्टिंग पिल को खाने के बाद उसका पूरा ध्यान हीलिंग पिल की बोतल की ओर ही था। शक था अपने एमसी को कि उसने सच्ची में कोई जहर तो नहीं खा लिया ना। और इसी तरह से करते करते हीलिंग पिल की बोतल को देखते देखते साला पूरा 10 मिनट बीत जाता है, और अपना एमसी ये देखकर पूरा खुश बच गया यार, इसमें जहर नहीं थी। अब जाकर अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये लगा था कि सच्ची में मैं भूखे मारे मर जाऊंगा, लेकिन भला उस बुढ़े का जो कि यहाँ पर आया और मुझे फास्टिंग पिल के साथ हीलिंग पिल भी देकर निकल गया। मजा आ गया माँ कसम। पिल को खाने के बाद मेरे मुंह में तो टेस्ट है। और अब जबकि मेरे पास सच्ची में बहुत सारे फास्टिंग पिल है, तो क्यों ना मैं अपना पूरा फोकस रीडिंग और स्क्रिप्चर पवेलियन में दे दूं। थोड़ा मोड़ा लेक्चर सुन लेता हूँ और कल्टीवेशन भी तो करना है। और ये सोचकर भागते हुए गुफा के बाहर निकले जा रहा था कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं तेरी माँ का। अब बात है 1 महीने बाद तियानवें पी के जानटेन हॉल में, और यहाँ पर अपने एमसी खड़ा था। बोला जाता है कि ये जो दाऊद जानटियान है ना, इसी ने 23,000 साल पहले इस विंडो सेट को बनाया था। और ये हेवनली वेनरेबल गुइवान तकरीबन 100,000 साल पहले, जो कि एक छोटा मोटा सा फैक्शन था जिसको इसने सेक्ट बनाया था, और वो सेक्ट यही है विंडो सेक्ट, यानी कि ये बोले कि विंडो सेट का न्यू रखा गया था। अब बात है तीसरे की ओर, डाउनलोड हनाई। इसका अलग ही फंडा था, साला 50,000 साल पहले डूबते हुए सेट को ऊंचाइयों तक ले गया था ये। हमारा एमसी सोचता है गुड, इतनी नॉलेज काफी है, लाइब्रेरी में पढ़ने का साला फायदा हो रहा है नाइस। तभी आवाज आती है कि लुयांग, और ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये बोली अपनी सीनियर सिस्टर थी। अपना मेन कैरेक्टर की है सीनियर सिस्टर आप, लेकिन यहाँ पर तो मास्टर आने वाले थे ना, वो कहाँ पर है? बोलती है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, आने वाले थे लेकिन सेकुलेशन में चल गए इसलिए नहीं आ सके, पर चिंता मत करो, मास्टर की तरफ से मैं तुम्हें डिसाइपल एक्सेप्ट करती हूँ और कल्टीवेशन भी सिखाऊंगी, समझे? लेकिन सिखाने से पहले कुछ ऐसी चीजें या फिर ये बोले कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने में लिटरली में 3 तस्वीरें निकाल लेती है। बोलती है कि इस बुढ़े को देखो, ये गरीब इसकी माँ की चू गाड़ नहीं धोते ये लोग, और हाँ वो अलग बात है कि नहीं धोते, लेकिन जब तक तुम सही से रहोगे, नियम का पालन करोगे, ये कभी भी तुम्हारे रास्ते पे नहीं आएंगे। और ये दोनों चूतिए, जिनमें से एक तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर और दूसरा 3rd सीनियर सिस्टर, समझ गए ना कि क्या बोल रहा हूँ? तो ये लो अगरबत्ती, चलो जल्दी करो दिखा दो। जब एक बार ये तामझाम खत्म हो जाएगा तब समझ लेना कि तुम डिसाइपल बन चुके हो। और बोलती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो, तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा क्या? सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि ये सारा कांड देखकर पूरा कंफ्यूज था। समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन पहले अगरबत्ती को
जलाता है, फिर प्रणाम करता है, पहले बुढ़े को, फिर लड़का और लड़की दोनों को, और एट द एंड अगरबत्ती को खोज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर, अगर आप सच्ची में बुरा ना माने तो क्या एक सवाल पूछ लो? वो भी कि ठीक है पूछो, क्या पूछना है? दरअसल बात ये है, I mean, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मास्टर जिंदा तो है ना? है ये कैसा सवाल? ऑफ कोर्स जिंदा है। अच्छा जिंदा है, ठीक है समझ गया। और मन ही मन सोचता है कि गजब ये लड़की पागल हो गई पीछे, जिंदा आदमी को अगरबत्ती दिखवा दिया इसने। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है। थोड़ी देर बाद लड़की बोलती कि ठीक है फॉर्मली तौर पर कल्टीवेशन स्टार्ट करने की बारी आ गई है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सच में किसी बंदे को कल्टीवेशन करने के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम ही तो पहली बार ही सीख रहे हो, इसलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके इधर ये भी कि हेल्प करेंगे, किस तरह का हेल्प? चिंता मत करो, मैंने सीखो ऐप को डाउनलोड कर अच्छे से सीख रखा है कि किस तरह से कल्टीवेशन करना किसी को सिखाया जाए। और ये बोलकर अपने एमसी को लिटरली में बहुत सारे सामानों को दे देती है। एमसी भी लाइक क्या व्हाइट बोन पिल, 9 रिवोल्यूशन समसेरा पिल, 7th लेवल पेगोड़ा पिल, आखिर ये मुझे क्यों दे रही है? और जहां तक मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन सारे पिल्सों का काम लाइफ को सेव करना है ना। और चौंक जाता है कि 1 मिनट, अरे यार अगर यह लड़की किस तरह की मुझे कल्टीवेशन तकनीक सिखाने वाली है। तभी बोलता है कि सीनियर सिस्टर एक बात बताइए, आप मुझे कल्टीवेशन करने कैसे सिखाएंगे? सिंपल, शॉर्ट कल्टीवेटर को हमेशा से ही सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला शॉर्ट इंटेंट और दूसरा उसके हाथों का स्ट्रेंथ। और ये बोलकर अपने हाथों को बस फ्लिक करते हो, पूरा स्पेस फट जाता है। तभी दिखाया जाता है ये जो लड़की थी ना स्पेस पे अपने हाथों को डालकर कुछ तो निकालती है, जिसको देखते हुए अपना एमसी भी चौंका पड़ा था। और हाँ वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोली कि 2 बहुत ही बड़े टब थे, जिसको ढम से जमीन पर बजाते हुए लड़की बोलती कि चलो अब बारी तुम्हारे हाथों को एक्सरसाइज करने की। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले एक टब पे चढ़ती है और फाइनली दूसरे टब को अपने हाथों में उठा लेती है। और ये चीज अपना एमसी देखे जा रहा था, जहाँ पर लड़की भी टब को ऊपर फेंकते हुए बोलती कि ध्यान से देखो कि मैं कर क्या रही हूँ। और जैसे ही टब नीचे आती है ना तो हाँ उसको अपने दूसरे हाथों से धर लेती है। लेकिन एमसी का क्या, इन कांडों को देखने के बाद तो उसका मुंह फटा ही रह जाता है। और अगर बात करें लड़की की तो वो भी टब को अपने एमसी को फेंकते हुए बोलते कि ये लो अब तुम ट्राई करो। एमसी सोचता कि क्या मैं ट्राई करूँ, सच्ची में हो तो जाएगा ना। और ये बोलकर पहले थोड़ा सा दम लगाता लेकिन नहीं उठता। लेकिन जब एक हाथ से नहीं उठता तो अब बारी से दूसरे हाथ को लगाने की, लेकिन इससे भी नहीं उठता। और इस टाइम पर तो अपने एमसी समझ चुका था कि इतनी आसानी से नहीं उठेगा, इसलिए साला अपना पूरा दम ही लगा देता है, पर घंटा भी नहीं उठता। बोले जा रहा था कि बाप रे नहीं उठेगा, अगर मैं सही हूं ना तो माँ कसम इस टब का वजन कम से कम 300 टन तो जरूर होगा। और ये चीज सीनियर भी देखे जा रही थी और समझ आती कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तभी अचानक से अपने हाथों से कुछ तो बनाती है और फटाक से उस टब पे लगा देती है कि चलो अब ट्राई करके देखो शायद हो जाए। और वही होता है, अपने एमसी सीनियर की बातों सुनकर इस बार फिर से दम लगाता है और हाँ लिटरली इस बार उठ जाता है, वो भी थोड़ा सा, और ढम से करके जमीन पर नीचे गिर जाता है कि बस बहुत हुआ। लड़की बोलती कि समझ गई तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना वो इतनी ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उठाते समय अपना मुंह मत खोलना, हवा को अंदर रखो ताकि उठाते समय ताकत मिल सके, समझे। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि एक दिन में तुम स्टफ को उठाना सीख लोगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ से जाने से पहले किसी को तो निगरानी के लिए छोड़ के जाऊंगी। एमसी भी लाएगी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता एक दिन आ रहा है यार, एक दिन में ये कैसे उठेगा। और सामने का नजारा देखकर चौंक चुका था क्योंकि लड़की इसको इग्नोर मारकर वहां से निकल चुकी थी, और इसलिए भी चौंका पड़ा था क्योंकि पोर्टल से निगरानी करने के लिए कोई तो बाहर निकल रहा था। और जरा देखो तो निगरानी करने वाला कौन था, लकड़ी से बने कठपुतली था जो कि अपने एमसी को देखकर मुस्कुराई जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि तू कौन है बे? ये भी लाइक कि मैं कौन हूँ वो सब छोड़ो, चलो जल्दी करो, तुम्हें जो बोला गया था ना वो करो, आराम करना बंद करो, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, समझे। अबे साले लकड़ी के पुतले, वो भी कि मैंने बोला नहीं कि बकचोदी बंद करो, चलो जल्दी करो, आराम बहुत हो गया, ट्रेनिंग करो। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी ट्रेनिंग कर रहा था, हाथों की नसें दिखाई देने लगी थी और इस बार भी पूरा का पूरा दम लगाया जा रहा था। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी प्रैक्टिस करते करते लिटरली में थक चुका था। नहीं होगा, खत्म हो गया, मैं मेरा विल पावर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का खत्म हो गया। और जैसा ही ये कुछ और बोलता तभी अचानक से वो लकड़ा अपने एमसी के मुंह पे कुछ तो डाल देता है। इधर ये भी कि साले आखिर तूने मुझे खिलाया क्या, कहीं कोई जहर तो नहीं था ना? जहर नहीं था, तुम थक चुके थे ना इसलिए रेस्टिंग वाली पिल खिला दी बस। और हाँ 10 मिनट आराम करने के बाद फिर से ट्रेनिंग में लग जाओ। ओके अब बात है 6 घंटे बाद, जहाँ पर वो बोतल खाली हो चुकी थी और इस बार भी अपने एमसी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और इस बार भी अपने एमसी जैसे कुछ बोल पाता, इसके गर्दन को धरकर, इसके थतुन को धरकर फिर से पिल खिला दिया जाता है। लेकिन क्या इस बार सच्ची में बहुत ही ज्यादा मेहनत हो गया था, अपने एमसी लिटरली में बेहोशी हो गया था। पुतला जगाया जा रहा था कि अबे जाग जा, अभी ट्रेनिंग बाकी है, चल जल्दी कर, एक दिन में तुम्हें ये पूरा टब उठाना है। और हाँ अब जाकर पता चलता है सिर्फ एक बोतल नहीं बल्कि ये बोले वहां पर बहुत सारे बोतल खाली हुए थे। तभी हमें वहां पर एक उड़ते हुए तितली को दिखाया जाता है और ये पुतला सच्ची में यार, ये पुतला अपने औकात में आ जाता है, एमसी को छोड़कर सला उसके साथ खेल नहीं लगता है, गजब। और जब वो तितली चला जाता है तो ये फिर से अपने एमसी के पास आ जाता है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये पुतला अपने एमसी का शरीर को गाड़ी पे लोड करके कहीं तो ले जाया जा रहा था। और हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि अपना जो मेल प्रोटेगनिस्ट लुयांग है ना वो इतना मेहनत किया कि एट द एंड थक हार कर मर गया। जहाँ पर अपने एमसी भी 4th वॉल को ब्रेक करते हुए बोलते साले राइटर तेरी माँ का, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें पुतले की तो हाँ वो अपने एमसी के लिए लिटरली में बहुत ही अच्छा खासा खाना बनाया था। ये बोलते कि ओ माय गॉड क्या सुगंध है मजा आ गया। चलो इतना स्ट्रगल करने के बाद खाना तो बनता
है। पुतला भी लाइक कि ये लो मुंह खोलो, मैं तुम्हें खाने में हेल्प कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर की बस करो यार, हमें जानता हूँ इस खाने को बनाने में स्प्लिट बीस्ट यहाँ तक स्प्लिट ग्रास का यूज हुआ है, लेकिन मेरा पेट तो उतना ही बड़ा है ना, जितना अटेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा सकता। और अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज। सीनियर सिस्टर थी, एक टब में मेडिसिनल बात बनाकर लाई थी। बोलती है कि जब तुम्हारा खाना पीना हो जाएगा ना तो उसके बाद ये तुम्हें करना, ओके? पर हाँ ये याद रखना, अपने सर को बिल्कुल भी बाहर मत रखना। एमसी बोलता है कि बाहर मत रखना तो फिर मैं सांस कैसे लूंगा? उसके लिए ये है, इस पाइप की हेल्प से तुम सांस ले सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर की ठीक है समझ गए, अब जो बोले मैं वो करूंगा। तभी अपने कपड़े को उतारते हुए मन ही मन सोचता कि गजब बॉडी टेम्परिंग पोषण ना, मैंने पहले किताब में ही पढ़ रखा था, लेकिन आज फील करूंगा कि कैसा लगता है। और ये बोलकर जैसे उस पर घुसता है, लिटरली में सोलह बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज बाहर से सीनियर सिस्टर भी सुन लेती है। तभी अचानक से दरवाजा खोलते हुए बोलती कि जो जूनियर ब्रदर क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? और ये रहा अपना एमसी, लंगा था साला, गर्म पानी में पूरा पूरा जल गया था। बोलता है कि सीनियर सिस्टर ये आपने क्या कर दिया, गर्म पानी था। और जी हाँ, अपने एमसी को लंगा देकर सीनियर भी दरवाजे को लगा देती है और बोले जा रही थी कि सुनो ये रहा जलन का दवाई और ये रहा बाल उगाने वाला पोषण, चलो जल्दी करो, उसकी हेल्प करो। और मन ही मन सोचती है कि नहीं, आज मुझे वो किताब सावधान रहे कि किस तरह से मोटर लोगों को चोट ना पहुंचे, पूरी तरीके से पढ़कर खत्म करना पड़ेगा। और वो जा ही रही थी तभी अचानक से अपने एमसी के चिल्लाने की आवाज आती कि नहीं, अबे 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 यार आराम से अबे दर्द हो रही है यार। लड़की भी लेके समझ गई मुझे ऑर्डिनरी लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहने के 100 नियम भी पढ़ने पड़ेंगे। सीन चेंज होता है दूसरे दिन। अपने एमसी एक ही रात में पावरफुल बन चुका था, जरा देखो तो लिटरली में यार एक साथ 3 टब को घुमाया जा रहा था। सोचता है कि मेरा दोस्त मेंग यहाँ पर आया था और उसने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे बंदे जो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में लाने में कामयाब रहे, या फिर ये बोलो कि सीख गए। लेकिन मेरा क्या, मुझे देखो मैं तो अभी भी बॉडी टेम्परिंग करने में लगा हूं। इनफैक्ट ये बोले कि मैं तो टब के साथ खेल रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ कसम मुझे भी नहीं पता कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट कब करूंगा। और वो इतना सोच ही रहा था तभी फटाक से अपने सीनियर उसके सामने आ जाती है। तो चलो अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, तो बोलो क्या बोलते, मंजूर है? ये भी की है सच्ची में, मतलब मेरा बॉडी टेम्परिंग करने का समय खत्म हो गया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कहीं आप क्यूआई को मेरी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट करने को तो नहीं सिखाएंगे ना? क्यूआई को एक्युमुलेट करना, पागल हो गए हो क्या? तुमने भारी चीज को उठा लिया, अब बारी है तुम्हारी हल्के चीज को उठाने की, समझे? अगला कदम है किसी ऐसी चीज को उठाना जिसको उठाना थोड़ा सा नामुमकिन है। और ये देखो पुतले को अपने एमसी की प्रैक्टिस करने के लिए लिटरली में ठेला भर के चीज लाया था। लड़की बोलती कि समझ गए ना, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। अपना मेन कैरेक्टर की है टोफू पकड़ना है। अरे यार ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, रुको अभी करके दिखाता हूँ। और सच्ची में ट्राई करता है लेकिन क्या नहीं होता और इसका मुंह पूरा पूरा उतर जाता है। बोले जा रहा है कि ओहो मैंने पिछली बार अच्छे से ध्यान नहीं दिया, देखो अब करके दिखाता हूँ। और नहीं होता, और इस बार भी नहीं होता, और हाँ इस बार भी नहीं। जिसके चक्कर में अपने एमसी पूरा पूरा गुस्सा हो जाता है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, माँ कसम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस कमीने टोफू को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और एट द एंड बहुत सारे टोफू को खत्म कर देता और अब बचा था सिर्फ 2 टोफू। इधर सीनियर भी एक टोफू को उठाते हुए बोलते कि सुनो अब मैं दिखा दूं कि एक्चुअली में करना क्या और करना कैसे। तभी अचानक से उस टोफू को उठाकर छोड़ देती है और जमीन पर गिरने से पहले बहुत ही स्पीड से पकड़ लेती है। एमसी भी लाइक इसकी माँ का, ये सीनियर सिस्टर तो साला भारी आइटम निकली बे। तभी वहां से जाते हुए बोलते कि याद रखना खाने को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, समझे? क्योंकि तुम्हारे द्वारा बर्बाद किया वो टोफू ही तुम्हारा खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टोफू कोई साधारण वस्तु नहीं है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से 5 तत्वों के संतुलन को भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे अनगिनत लाभ मिलते हैं। एमसी बोलते कि चिंता मत करो, जब मैं उस भारी टब को उठा सकता हूँ तो इस हल्के टोफू को उठाना कौन सी बड़ी बात है। खाना खाना है ना, कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक मैं टोफू ही खाऊंगा। अब बात है कुछ दिनों बाद नहीं होता। माँ कसम अपने एमसी पगला गया था। बोले जा रहा था कि नहीं खाऊंगा साला, इस टोफू को नहीं खाऊंगा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, रोज रोज खाकर परेशान हो गया हूँ। और हमें पुतले को दिखाया जाता जो कि तड़ाक से करके अपने एमसी को बहुत ही जोर से मारता। इधर ये भी कि साले आखिर तूने मुझे मारा क्यों बे? वो बोलता कि बात दरअसल ये है कि तू पगला गया था, मेरे इतना आवाज देने के बाद भी तू जवाब ही नहीं दिया, इसलिए सोचा कि जगा दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे खाने का समय हो गया और तुम्हें पता है कि आज का डिश क्या है? पैन फ्राइड टोफू, स्टीम फ्राइड टोफू, डीप फ्राइड टोफू, ब्रेस्ट टोफू, कोल्ड टोस्ट टोफू। एमसी सोचता कि नहीं मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा साला, सुबह से शाम से इतने दिनों से खाली टोफू खा रहा हूँ। इधर टोफू भी लाइक यू माय गॉड आई लव यू मेरी जान, जिसको सोचते हुए अपने एमसी भी मुंह बनाते हुए बोलते कि नहीं खाऊंगा। अरे यार मुझे भूख नहीं है, मैं चला प्रैक्टिस करने के लिए। पुतला बोलता कि क्या का भूख नहीं है, और ये बोलकर जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर एमसी भी लगती नहीं नहीं मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं। अरे यार मुंह पे नहीं, अबे खिला डाला यार। और जरा देखो तो पैरों धरकर खींचते हुए ले जाया जा रहा था कि छोड़ दे साले कमीने कहीं के पुतले, मुझे कहाँ ले जा रहा है बे तू। इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता अपने मेन कैरेक्टर के कैब में, और अभी भी सोच रहा था टोफू के बारे में कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने बहुत खा लिया। तभी अचानक से हमें धुएं को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है कि धुआं, अबे बाहर कोई आग लगा दिया क्या? और चौंक जाता है कि साला अब मैं कहाँ पर आ गया, क्या सच्ची में मेरा विंडो सेफ्टी है? आवाज आती है कि यंग मैन, ये एक ऐसी जगह है जहाँ की सीट अस्थायी रूप से संरक्षित है, कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता, समझे? और इसी तरह से लिटरली में अपने एमसी को बहुत सारी चीजें बताता है, जिसको पढ़ने के बाद एट द एंड मुझे तो कुछ घंटा भी समझ में नहीं आया। बस इतना समझो कि अपने एमसी इन
सारी बातों सुनकर पूरा पूरा चौंक जाता है। ओके, क्योंकि बात लेगेसी की हो रही थी और कुछ भी नहीं। अचानक से खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर पहले ये तो बताओ तुम हो कौन। जहाँ पर एमसी की बातों सुनकर धुएं से किसी के तो हंसने की आवाज आती है और हमें पैरों को दिखाया जाता है, जिसको अपने एमसी भी नोटिस कर लिया था। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसका अगला चैप्टर आएगा। सो थैंक यू।